देखिए, अब तक हमने चैप्टर नंबर 5 के अंदर राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2000, देखिए अब तक हमने यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 के कितने सेक्शन थे? सेक्शन नंबर 13 से लेकर के 22 तक की बात हो रही थी, है ना। तो अब तक हमने क्या है 20 तक के सेक्शंस को कवर किया है, जहां पर मैंने आपको कल ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बताया था। ठीक है, सेक्शन नंबर 18 जो है ज्यूरिसडिक्शन की बात करता है, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें के बारे में जहां पर फाइनल ऑर्डर कोर्ट के द्वारा दे दिया जाता है। कोर्ट इन द सेंस रेंट ट्रिब्यूनल के द्वारा अगर कोई भी फाइनल ऑर्डर दे दिया जाता है, चाहे वो एप्लीकेशन उसकी पिटीशन जो फाइल की गई है वो 11 के तहत की गई हो, 12 में, या वो 14 में की गई हो, 15 में की गई हो, या 16 में की गई हो, तो उसकी तरफ से क्या कर दिया गया, कोई फाइनल ऑर्डर दे दिया गया। लेकिन जब वो फाइनल ऑर्डर दे रहा है तो क्या कर रहा है, वो एक डेट भी फिक्स करके दे रहा है कि अगर आपको अपील करनी है तो आप 2 महीने के बाद से 6 महीने के भीतर भीतर कोई एक डेट फिक्स कर देगा और कहेगा कि अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल के सामने चले जाना। तो उनको 2 महीने का टाइम पीरियड मिल गया अपील करने के लिए। तो अब उनको अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर वो अपील करने चले जाएंगे। तो अब यही बात जो है इसके बारे में कि अपील कैसे की जाएगी, उसके बारे में 19 का क्लॉज 6 बताता है। सेक्शन नंबर 19 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल के बारे में बात करता है और उसका प्रोसीजर बताने की बात करता है कि क्या प्रोसीजर, क्या पावर होंगी इसके पास। तो वहां पर पता चलता है कि अपील का प्रोविजन जो है, अपील फाइनल ऑर्डर की, जो रेंट ट्रिब्यूनल के द्वारा फाइनल ऑर्डर दिया गया है, उसकी अपील कितने दिन में की जाएगी? फाइनल ऑर्डर की अपील कितने दिन में की जाएगी? सर 2 months to 6 months के अंदर अंदर। 2 मंथ से 6 मंथ क्यों दी जाएगी? फाइनल ऑर्डर की अपील कब की जाएगी, कितने टाइम पीरियड में की जाएगी? 2 मंथ से 6 मंथ में कैसे की जा सकती है? डेट फिक्स की जा रही है वो तो। अपील का टाइम पीरियड क्या होगा बताया ना, 19 का क्लॉज 6 क्या कह रहा था? 6 महीने 2 महीने का टाइम पीरियड होगा, 60 डेज लिखा हुआ है वहां पे। 60 डेज के अंदर अंदर आपको अपील करनी है, लेकिन अपील की डेट इसलिए तो उसने 2 महीने के बाद से फिक्स करी थी ना, कि आपको अगर अपील करनी है तो 2 महीने का टाइम है, उसमें कर लो 60 डेज के अंदर, और फिर उपस्थित हो जाना। अगर नहीं जाना चाहते कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, ऐसी कुछ चीजें पड़ी थी। लेकिन उससे पहले उसने बताया कि ये जो पिटीशन फाइल की जाएगी वो की कब जाएगी, तो उसने एक ज्यूरिसडिक्शन बता दिया आपको। क्या बताया? सेक्शन नंबर 18 के अंतर्गत ज्यूरिसडिक्शन को डिफाइन किया। ज्यूरिसडिक्शन में बताया कि कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर से डील कर सकता है रेंट ट्रिब्यूनल। तो आपको पता चल गया, लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होगा तो उसे सिविल कोर्ट डील करेगी या रेंट ट्रिब्यूनल? बताओ। सर रेंट ट्रिब्यूनल। रेंट ट्रिब्यूनल तो करेगी, लेकिन कौन से एरिया में? म्युनिसिपल एरिया में। यही बात पड़ी थी ना। तो कह रहा है कि ये जो एक्ट है वो केवल किस एरिया पर लागू होता है? म्युनिसिपल एरिया पर। तो फिर उसके अलावा कौन से एरिया बच गए? अदर एरिया बच गए। अदर देन म्युनिसिपल एरिया में क्या चलेगा फिर? तो वहां पर तो सिविल सिविल कोर्ट। कोर्ट ही डील करती है ना। तो फिर वहां पर सीपीसी की लागू हो जाएगी। अगर वहां पर अगर नोटिफिकेशन के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट ने कोई अभी नोटिफाई नहीं किया कि म्युनिसिपल एरिया पे ही लागू हो गया और भी अदर जो एरियाज हैं उनके ऊपर भी लागू होगा रेंट कंट्रोल एक्ट, तो फिर वहां पर तो सीपीसी लागू होगी, क्योंकि रेंट लैंडलॉर्ड और टीनेंट तो अब इस एक्ट के अंतर्गत आएंगे ही नहीं। तो फिर ऐसी स्थिति हो सकती है। तो उसी के बारे में मैंने आपको प्रोवाइजो भी बताया। तो अब केवल रेंट ट्रिब्यूनल के पास ही ज्यूरिसडिक्शन है, लैंडलॉर्ड और टीनेंट के बीच में डिस्प्यूट अराइज हो जाए। उसके बाद मैंने आपको प्रोवाइजो भी बताया इसी तरीके का कि अगर सपोज करो कोई ऐसी प्रोमाइसेज है जिसके ऊपर चैप्टर 2 और 3 लागू नहीं होते, और कोई ऐसी पिटीशन फाइल कर दी रेंट ट्रिब्यूनल के सामने, तो ऐसी कोई प्रोमाइसेज है उसको लेकर के लैंडलॉर्ड और टीनेंट में डिस्प्यूट अराइज हुआ है, तो उसे डिसाइड करना है मैटर। तो मैटर जब डिसाइड करना है तो वो कौन से लॉज का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि रेंट ट्रिब्यूनल को तो कर ही नहीं सकता, इसके चैप्टर 2 3 तो अप्लाई होते नहीं है। तो कौन से प्रोसीजर को इस्तेमाल करेगा उसके लिए? सर टीपीएन कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा करेगा? सर टीपीएन कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का, और दूसरा है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसको लागू करेगा। या कोई अलग अलग से कोई सब्सटेंटिव लॉ बना होगा उसको यूज कर लेगा। ऐसे ही करेगा जैसे कि कोई सिविल कोर्ट करता है।
और उसी तरीके से कोर्ट के ऑर्डर्स मान्य हो जाएंगे उसके लिए। लेकिन साथ ही साथ मैंने ये भी बताया कि जब ज्यूरिसडिक्शन देखा जाएगा तो कोई कुछ ऐसे एक्ट भी हैं, अगर उसके अंतर्गत कोई लैंडलॉर्ड और टीनेंट आते होंगे और उनका कोई डिस्प्यूट है, तो उसको रेंट ट्रिब्यूनल सुन सकता है क्या कुछ पर्टिकुलर एक्ट्स का? तो वो कहता है कि नहीं, उनको तो केवल उस पर्टिकुलर एक्ट के अंतर्गत जो अथॉरिटीज हैं वो ही सुनेंगी, अगर वो किसी विशेष एक्ट के अंदर आते होंगे। जैसे कि मैंने आपको पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट के बारे में बताया, एक अलग से एक एक्ट था जहां पर मैंने आपको बताया, एक तो था आपका पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट और दूसरा एक्ट था आपका एक तो था राजस्थान पब्लिक प्रीमाइसेस इविक्शन अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन एक्ट और दूसरा था राजस्थान प्रीमाइसेस रिक्विजिशन एंड इविक्शन एक्ट। तो ये दो अलग अलग एक्ट हैं, मतलब एक ऑर्डिनेंस है और एक एक्ट है, ठीक है। तो इनके ऊपर लागू नहीं होता। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर कोई अनपेड रेंट रह गया है, मतलब पे ही नहीं किया टीनेट ने आपको पैसा, तो फिर कैसे करोगे उसका प्रोसीजर? तो कह रहा है जैसा रिवीजन ऑफ रेंट के अंदर पिटीशन फाइल करते हो ना सेक्शन नंबर 14 की, तो उसी जुरिसडिक्शन को इस्तेमाल कर देना यहाँ पर भी, तो वही पिटीशन फाइल हो जाएगी उसकी। इसी के साथ साथ हमने एक और चीज पढ़ी कि अगर कोई ऐसी प्रेमाइसेस हैं जहां पर चैप्टर 2 और 3 अप्लाई नहीं होते और किसी व्यक्ति को निकालना है, तो फिर कह रहा है कि उस केस में अगर डिस्प्यूट अगर अराइज हो जाता है तो उसे रेंट ट्रिब्यूनल सुन तो लेगा, लेकिन प्रोसीजर कौन सा इस्तेमाल करेगा, पिटीशन कहां फाइल होगी? तो कह रहा है फिर अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 15 हो जाएगी। लेकिन अब कह रहा है पिटीशन, अब ये बात तो सब ठीक है, लेकिन कौन से रेंट ट्रिब्यूनल में जाएं ये भी तो बताओ। तो इसने क्या बताया, जुरिसडिक्शन उसका कहां पर पिटीशन इंस्टीट्यूट होगी, केस फाइल कहां पे करोगे? जहां लोकल jurisdictions of the बिल्कुल jurisdiction. बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो रही है ना बातें? तो ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं, एक एक चीज हमें समझ में आ गई थी। लेकिन जब फाइनल ऑर्डर के एग्जीक्यूशन की बात आती है, सेक्शन नंबर 20 यही बता रहा था ना, अब 19 बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिमिलर पावर है और उससे ज्यादा पावर है, तो उसके ऑर्डर्स को क्या कर सकता है, वो रिवर्स कर सकता है, कंफर्म कर सकता है, या कोई अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हुए और काम भी कर सकता है। या वो क्या कर सकता है, अगर उसके पास लैंडलॉर्ड या टीनेंट ने एप्लीकेशन लगाई है कि भाई ये रेंट ट्रिब्यूनल काम नहीं कर रहा, तो वो क्या करवा सकता है, अपने केस को ट्रांसफर भी करवा सकता है। तो फिर उसके आधार पर वो या तो वो एप्लीकेशन पर करेगा, नहीं तो फिर सुओ मोटो भी कर सकता है ट्रांसफर केस को एक जगह से दूसरी जगह। कौन कर सकता है? रेंट ट्रिब्यूनल कर सकता है। कहां लिखा है? सेक्शन नंबर 19 के क्लॉज 12 में लिखा हुआ है। क्लियर हो रही बात? तो कुछ ऐसी तरीके की चीजें हैं। तो अभी आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, बताओ, क्या अपीलाट रेंट ट्रिब्यूनल के द्वारा जो ऑर्डर दिया गया है क्या वो फाइनल होगा, क्या उसकी अपील और रिवीजन हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। तो ये छोटी छोटी बातें जो आपको याद रखनी है। तो अब ये अगर मान लो ये 5 नंबर में क्वेश्चन आ जाए पूरा अपीलाट रेंट ट्रिब्यूनल के बारे में बताओ, तो पूरा बताना पड़ेगा भाई, कौन कौन बैठता है, कौन जज है, क्या इसको इस ट्रिब्यूनल को अपॉइंट स्टैब्लिश कौन करता है, और उसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, एलिजिबिलिटी क्या होती है ना, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। क्लियर हो गई बात? अब देखिए यहीं पर 20 जो पढ़ रहे थे जहां पर एग्जीक्यूशन की बात हो रही थी, तो एग्जीक्यूशन कब हो रहा है? फाइनल ऑर्डर दे दिया है और फाइनल ऑर्डर को लेकर के एग्जीक्यूट करवाना है, तो लैंडलॉर्ड या टीनेंट जो है वो किसके पास जाएंगे? रेंट ट्रिब्यूनल के पास गए। या फाइनल ऑर्डर कहां से आया है? अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल से आया है, तो एप्लीकेशन कहां लगानी पड़ेगी? रेंट ट्रिब्यूनल में। कहोगे कि साहब एग्जीक्यूट करवाओ इसे, ऐसे ही तो होगा। तो वो एग्जीक्यूट करवाने के पावर्स हैं उसके पास। तो कैसे कैसे करवा सकता है? प्रॉपर्टी को सेल करवा सकता है, अटैच कर सकता है अगर कोई व्यक्ति मान नहीं रहा है तो, पैसा लेना है तो उसके बैंक अकाउंट को सील करवा सकता है, समन कर सकता है, दुनिया भर की चीजें जो उसके अंदर बता रखी है उस तरीके से काम कर सकता है। साथ ही साथ ये प्रोसीजर, ये एग्जीक्यूशन होगा कितने टाइम से? तो आपने क्या पढ़ा है, जिस दिन से एप्लीकेशन दी है उस दिन की एप्लीकेशन के दिन से, जब रेस्पोंडेंट को नोटिस इशू कर दिया गया है, किसके द्वारा? रेंट ट्रिब्यूनल के द्वारा। अच्छा, रेंट ट्रिब्यूनल जो है क्या खुद अकेला ही करेगा या किसी की सहायता ले सकता है एग्जीक्यूशन करवाने में? ले सकता है। वो किसी पब्लिक ऑफिसर को बुला सकता है, पुलिस ऑफिसर को बुला सकता है, या किसी कमिश्नर को भी कह सकता है, कोई एडवोकेट को हायर कर सकता है, जैसा भी उसको लग रहा है, जैसा भी वो सोच रहा है। तो फिर वो कितना टाइम बता रखा है एग्जीक्यूशन का, कि कितने टाइम के अंदर अंदर एग्जीक्यूशन हो जाना चाहिए उसका? So 45 days. बिल्कुल 45 डेज। लेकिन ये काउंट कहां से होंगे?
From the date of service of notice सर्विस or ऑफ नोटिस फॉर opposite party. अपोजिट पार्टी, ये मतलब रेस्पोंडेंट, यही हो गया मतलब इसका। तो ये एक पर्टिकुलर चीज हो गई आपके लिए, है ना। तो ये हमने सेक्शन नंबर 20 के अंदर सारी चीजें को कवर किया है। इसी तरीके से हमने 19A के बारे में भी देखा था, जहां पर अनपेड रेंट रह जाता है या पिटीशन चल रही है, तो पिटीशन चल रही है, अपील आपने फाइल कर रखी है किसी व्यक्ति के खिलाफ, तो वो व्यक्ति क्या सोच रहा है कि भाई अपील तो चली रही है, अब पैसा देने की जरूरत ही नहीं मुझे। ऐसा नहीं है, पैसा तो देना पड़ेगा जब आप उसका यूज कर रहे हो तो वो उसके बारे में पावर कहां दे रखी है, तो 19A को स्पेशली इसके लिए जोड़ा गया कि भाई आपने एक चीज को इसमें छोड़ दिया है, और ये 2017 से जोड़ा गया प्रावधान सेक्शन नंबर 19A। और ये दोनों, ये जो पावर है वो अपीलेट ट्रिब्यूनल और ट्रिब्यूनल के पास है, क्योंकि पिटीशन का जब ड्यूरेशन है, पिटीशन फाइल हो रही है तो 2-3 साल, 2-3 महीने लग रहे हैं, 4 महीने लग रहे हैं, तो क्या वो पैसा नहीं दे उस चीज का? या अपील हो रही है तो अपील में भी 2-3 महीने, 4 महीने लग गए, तो क्या उसका पैसा नहीं मिलेगा क्या? तो कह रहा है कि जब तक चल रही है, पेंडिंग में पड़ा है केस, तो आपको वो तो पैसा देना ही पड़ेगा उसका, क्योंकि आप यूज कर रहे हो ना उस ऑक्यूपेशन को, इसलिए। लेकिन यहां पर जो मेन बात है वो है कि केवल सुओ मोटो एक्शन नहीं ले सकता खुद एआरटी, मतलब अपीलेट ट्रिब्यूनल या ट्रिब्यूनल, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द लैंडलॉर्ड, उसको ही बताना पड़ेगा ये चीज। अब देखिए इसी तरीके की बात जो है आपको सेक्शन नंबर 21 में पढ़ने को मिलती है। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन नंबर 21। देखिए यहां पर जो ये बात कर रहा है, ये पावर ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल और अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल की पावर्स की बात करता है कि वो कौन कौन सी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं जब वो कोई डिसीजन ले रहे हैं या जब प्रोसीजर चला रहे हैं किसी काम को लेकर के, तो वो उनके पास क्या क्या पावर है। जैसे अब सपोज करो उनको कोई डॉक्यूमेंट मंगवाना है किसी तरीके का, किसी व्यक्ति को, कोई विटनेस है वहां का, पड़ोसी अड़ोसी हैं, इनके बीच में डिस्प्यूट क्या था उसको जानने के लिए, तो क्या इनको बुलवा सकता है क्या? बिल्कुल बुलवा सकता है, इस तरीके की पावर है। कोई चीज मंगवानी है, उसे कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करवाना है तो उनको मंगवा सकता है, बिल्कुल करवा सकता है। या सपोज करो कोई झूठा एविडेंस लिया आता है उसके सामने, रेंट एग्रीमेंट बनवाना है झूठा, तो कंटेम्प्ट हो गया इसका। तो क्या ये सेम कंटेंट ऐसे ही माना जाएगा जैसे जुडिशियल प्रोसीडिंग में होता है? तो ये सारी व्यवस्था जो है सेक्शन नंबर 21 में बताई हुई है कि कैसे पावर मिलेगी उसको और क्या प्रोसीजर चलाया जा सकता है उस पावर के अकॉर्डिंग। देखिए यहां पर क्लॉज 1 जो है आपको इसी तरीके की कुछ बातें बताता है, सेक्शन नंबर 21 का क्लॉज 1 सब सेक्शन नंबर 1। ये कह रहा है कि अगर कोई केस अगर फाइल करते हो आप ट्रिब्यूनल में, ट्रिब्यूनल का मतलब एआरटी और आरटी दोनों से है, तो वहां पर अगर आपने कोई केस फाइल किया है लेकिन एविडेंस चाहिए, आप क्या करना चाहते हो, ट्रिब्यूनल जो है इस तरीके की वो क्या करना चाहती है कि किसी तरीके के उस केस के अंदर जो आपने केस फाइल किया है वहां पर किसी विटनेस को चाहती है, या आप किसी विटनेस को लेके आना चाहते हो, तो वो कह रहा है कि साहब विटनेस आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एफिडेविट लगाना पड़ेगा, तब वो विटनेस की गवाही की जा सकती है, साक्ष्य लिए जा सकते हैं उसके। दूसरा कह रहा है कि अगर सपोज करो ये विटनेस तो आपकी तरफ से, लेकिन कोर्ट ही खुद चाहता किसी व्यक्ति को बुलाना, तो कह रहा है बिल्कुल वो भी ही हो सकता है, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में एआरटी और आरटी भी कॉल कर सकती है किसी विटनेस को, ठीक है। और ये विटनेस बुलाए क्यों जा रहे हैं, वो कह रहा ना हियरिंग ऑफ द पार्टीज, डेट डाल रहा था, डेट दे रहा था आपको, वो हियरिंग के टाइम पर एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहता है उनका, इसलिए तो बुला रहा है उनको। तो अब विटनेसेस को भी, पार्टीज को तो होगा ही होगा, लेकिन इनका भी एग्जामिनेशन क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा सकता है। क्लियर हो रही बात? यस Yes. सर। इस तरीके की पावर जो है आपको यहाँ पर क्रॉस एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन ये किए जा सकते हैं, दोनों पार्टीज की तरफ से हो सकते हैं, कोई डाउट नहीं इसमें। लेकिन साथ ही साथ ये कह रहा है कि जब आप कोई डॉक्यूमेंट आपसे मंगवाया जा रहा है रेंट ट्रिब्यूनल के द्वारा, या आप खुद पेश कर रहे हो एज अ पिटीशन, तो वो होगी कैसे, क्या फॉर्मेट होगा उसका। तो ये कह रहा है कि पिटिशनर की तरफ से अगर कोई डॉक्यूमेंट पेश किया जाता है, पिटिशनर की तरफ से, यहां लिख देता हूं मैं पिटिशनर, तो उसका फॉर्मेट क्या होगा, तो उस डॉक्यूमेंट पर उसको एग्जिबिट 1 एग्जिबिट 2 के तौर पर लिया जाएगा, ऐसे उस पर लिखा होगा एग्जिबिट 1 एग्जिबिट 2, जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे ऐसे ऐसे लिखते जाएंगे उसके ऊपर, इसी फॉर्मेट में आपको देने होंगे, और ये रेड इंक में लिखा होता है ना। लेकिन अगर ये रेस्पोंडेंट की तरफ से अगर डॉक्यूमेंट पेश कराए जाएंगे,
तो कह रहा है यहां पर आपको ये जो डॉक्यूमेंट सबमिट कराए जाते हैं ये एग्जिबिट A1 के तौर पर कराए जाते हैं। तो इससे क्या होता है, दोनों में पता चल जाता है किसका डॉक्यूमेंट कौन सा है। क्लियर हो रही बात? अब चाहे वो एफिडेविट देने हो उनको, डॉक्यूमेंट तो डॉक्यूमेंट है, चाहे कोई भी डॉक्यूमेंट देना है वो इस तरीके से आएगा, पिटिशनर ऐसे देगा और रिस्पोंडेंट इस तरीके से देगा। ठीक है, और ये रेड इंक से होगा तो ये क्या है, एक तरीके से ये एग्जीबिशन है ना, ये क्या कर रहे हैं, प्रदर्श मतलब होता है इसका हिंदी में, ये क्या करता है, डिनोट करता है, डिफरेंशिएट करने के लिए। दोनों के डॉक्यूमेंट एक जैसे हुए या दोनों के डॉक्यूमेंट में से अलग अलग किसके हैं कैसे पता चलेगा, तो उनको इन्हीं तरीके से अलग किया जाता है। ठीक है, फिर है इसका क्लॉज 3। इसका क्लॉज 3 कुछ और बातों के बारे में बताता है। ये कहता है कि जब ये प्रोसीजर इस्तेमाल किया जाएगा रैंड ट्रिब्यूनल के द्वारा, तो क्या जैसे कि स्पेशल कोर्ट होती है, आपने सुना है ना इस चीज के बारे में, जैसे कि स्पेशल कोर्ट्स होती हैं, तो स्पेशल कोर्ट्स कहां पर डिफाइन कर रखी है, सपोज करो पॉक्सो एक्ट में या स्पेशल कोर्ट जेजे एक्ट में, तो वहां तो प्रोसीजर पता नहीं रखा कि किस तरीके से काम किया जाएगा, तो वो क्या इस्तेमाल करते हैं वहां पर, जेजे एक्ट के अंदर सारी चीजें नहीं बता रखी, तो फिर केस का इस्तेमाल करेंगे सीआरपीसी के प्रोविजंस का, ऐसा ही तो होता है। और अगर वहां से नहीं किया तो फिर वो अपना कोई प्रोसीजर इस्तेमाल करेंगे, अपना जो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल उसको फॉलो करते हैं, वो उस तरीके का प्रोसीजर इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके की सेम बात यहां पर भी कह रखी है कि रैंड ट्रिब्यूनल जो है, वैसे तो सिविल सूट है ना, सिविल केस को सुन रहा है ये, तो प्रोसीजर कहां बताया उसका, सिविल सूट को सुनने का प्रोसीजर कहां है, सीपीसी है अपने पास, तो सीपीसी का यूज किया जाएगा यहाँ पे। तो ये कह रहा है कि नहीं, ऐसे केस में सीपीसी का यूज नहीं किया जाएगा, ये क्या करेगा, अपनी तरफ से जो प्रोसीजर बनाया गया है उस प्रोसीजर को ही फॉलो कर सकता है। उस प्रोसीजर का नाम रख दिया इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, मतलब नेचुरल जस्टिस जो है उन्हीं को इस्तेमाल करेगा जिस तरीके से काम किया जाता है। तो ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है, क्या रैंड ट्रिब्यूनल और एआरटी जो है आपके, मतलब ट्रिब्यूनल जो है, क्या वो सीपीसी से बाउंड होते हैं, क्या उसके प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए बाउंड है क्या, नहीं है। अगर उनको जरूरत है तो फिर यूज कर लेंगे, लेकिन बाउंड नहीं है किसी तरीके से, क्योंकि प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस का मतलब क्या है, उनको जो भी इंटरेस्ट में दिख रहा है उस तरीके की चीजों को यूज कर सकते हैं वो। इसलिए लिखा हुआ है शैल बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, अंडरलाइन कीजिए इसे, ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके सामने। और जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं उनको यूज कर सकते हैं ये लोग। और ये जब इस तरीके की पावर का यूज करेंगे, लिखा है कि ट्रिब्यूनल शैल हैव पावर टू रेगुलेट देयर ओन प्रोसीजर, तो फिर इसके लिए अपनी पावर का इस्तेमाल कर सके, अपनी प्रोसीजर को इस्तेमाल करने के लिए, और इस एक्ट के जो भी फंक्शंस दे रखे हैं उनको ये पूरा कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और इनके पास पावर कैसी होगी जब ये इस्तेमाल करेंगे ऐसे प्रोसीजर को, ऐसे प्रोसीजर को यूज करेंगे किसी भी केस को डिसाइड करते समय, तो कह रहा है कि सेम उसी तरीके की इनके पास पावर होगी जैसे कि किसी सिविल कोर्ट के पास पावर होती है। कहां पर, अंडर सीपीसी। सिविल कोर्ट की पावर जैसे होती है उसी तरीके की पावर को ट्रिब्यूनल यूज कर सकता है, लेकिन सीपीसी बाउंड नहीं, सीपीसी से बाउंड नहीं है ये लोग। क्लियर हो गई बात? अब देखिए कौन कौन सी पावर है जब अपील के टाइम पर इनको जरूरत होती है, या किसी केस को, पिटीशन को सुन रहे हैं उस टाइम पर जरूरत होती है। तो देखो कुछ पॉइंट दे रखे हैं, जैसे कि समन करना है, किसी को बुलाना है, समन का मतलब आज सुबह ही पढ़ा था, टू कॉल समवन। ठीक है, तो समन इशू करना है, किसी व्यक्ति को बुलाना है, कोई नोटिस भेजना है, उसके लिए ओथ पर एग्जामिन लेना है, एग्जामिन करना है वो, या कोई डॉक्यूमेंट मंगवाना है तो उसकी डिस्कवरी के लिए, मतलब सर्च वारंट जो होते हैं सर्च, तो वो भी करवा सकता है। रिव्यू इट्स डिसीजन, अगर इसने कोई डिसीजन दिया है तो उसको अलग चेंज भी कर सकता है, रिव्यू कर सकता है उसका, है ना। ऐसे ही अगर कोई विटनेस और डॉक्यूमेंट जो है वो कहीं बाहर है तो उसके लिए कमिश्नर अपॉइंट कर सकता है, विटनेस यहाँ रहता ही नहीं है या वो इनकेपेबल है आने में ट्रिब्यूनल के सामने, तो वहां पर कमिश्नर को अपॉइंट करके उसी से कह देगा वहां पे एग्जामिन कर लो उसका। ठीक है, इस तरीके की चीजें। साथ ही साथ अगर इसने कोई एक्सपार्टी डिसीजन दे दिया, ठीक है, या कोई एक्सपार्टी डिसीजन दे दिया, या कोई डिफॉल्ट हो गया किसी तरीके का, तो उस पिटीशन को क्या कर देगा,
डिसमिस भी कर सकता है। जैसे कि कोई डिफॉल्ट कर दिया किसी व्यक्ति ने, तो डिफॉल्ट करने से क्या हुआ, पिटीशन को डिसमिस करने का, खारिज कर सकता है कि नहीं कर सकता डिफॉल्ट के चक्कर में, जिस तरीके के रूल रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए नहीं करा, या जो एक्सपर्ट है उसने डिसाइड कर दिया है उसकी तरफ से, उसको भी खारिज कर सकता है, खुद के को भी कर सकता है, और अपीलाट ट्रिब्यूनल के पास तो पावर है ही ये चीज की। सेट असाइड भी कर सकता है, खुद के द्वारा कोई ऑर्डर दिया गया किसी डिफॉल्ट के चक्कर में, पहले तो दे दिया कि इसने डिफॉल्ट किया है और डिफॉल्ट के चक्कर में उसने डिसीजन दे दिया, अब डिसीजन दो दिया है उसको सेट असाइड भी कर सकता है, क्योंकि उसको रीजनेबल ग्राउंड दे दी हो क्या पता उसने। तो इस तरीके की पावर भी इनके पास है। एक्स पार्टी के केस में भी सेम यही चीज है। और कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन के आना चाहता है तो उसको भी ऑन ओथ लेगा और रिकॉर्ड पर ले लेगा उस व्यक्ति को। जैसे सपोज करो कोई लैंडलॉर्ड का कोई लैंडलॉर्ड मर गया, उसका बेटा है तो उसको भी ले सकता है उस केस में। तो ऐसे लोग हैं, या कोई एडवोकेट है वो आना चाहता है, उसको पिटिशन पे लाना चाहता है तो फिर उसको भी रिकॉर्ड पर ले लेगा। तो इस तरीके की पावर जो है ये सारी की सारी आरटी और एआरटी मतलब ट्रिब्यूनल के पास है। ठीक है, इसी तरीके की कुछ चीजें और भी हैं, जैसे कि रेंट ट्रिब्यूनल जब भी, वैसे तो इन जनरल सेक्शन नंबर आप 309 पढ़ते हो, अब ये तो खैर ज्यादा हो जाएगा, सीआरपीसी के अंदर एडजमेंट के बारे में कह रखा है, पोस्टपोनमेंट एडजमेंट ये चीजें थोड़ी अलग हो जाएंगी, लेकिन फिर भी समझो कि जनरली क्या होता है कि कोर्ट को हमेशा रेगुलर तौर पर ही कार्रवाई करनी चाहिए, जनरल रूल तो ये है। लेकिन वो क्या करते हैं, विशेष तौर की चीजों को वकील क्या करते हैं, डेट ले लेते हैं या एडजमेंट करवा देते हैं, उसका पोस्टपोनमेंट करवा देते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो यहां पर सेम ये बात है कि कोई, अब ऐसा तो है नहीं कि रेगुलर ही होता हो, क्या पता किसी दिन वकील की तबीयत खराब हो रही है तो कभी जज की तबीयत खराब हो सकती है, इमरजेंसी में तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए कह रहा है कि वैसे तो इन जनरल एडजमेंट होना नहीं चाहिए किसी केस का, लेकिन अगर होता है तो रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे कि उसने उस टाइम को रोक कैसे दिया। समझ में आ गई बात? शीला जी, रिया जी, क्लियर हो रही है बात? Yes, sir. तो ये रीजंस Yes, रिकॉर्ड, हाँ, क्योंकि यहां पर शैल लिखा हुआ है, देखो कह रहा है कि रेंट ट्रिब्यूनल शैल नॉट ग्रांट, ग्रांट नहीं कर सकता एडजमेंट कि भाई आज की डेट छोड़ करके 1 महीने बाद चालू करेंगे अपन केस को, नहीं कर सकता ऐसा, रेगुलर केस ही सुनना पड़ता है उसे। लेकिन कोई इमरजेंसी की वजह से ऐसा कर रहा है तो फिर रीजन रिकॉर्ड करने पड़ेंगे कि कौन बीमार था या किस रीजन की वजह से उसने एडजमेंट कर दिया केस का। ठीक है, तो ये आपका एक क्लॉज 4 हो गया। साथ ही साथ जब क्लॉज 5 की बात करते हैं, ये क्लॉज 5 के ऊपर स्टार लगाइए अब। एडजमेंट की जो प्रोसीजर है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्लॉज 4 की, है ना। और क्लॉज 5 के ऊपर स्टार लगा लीजिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात करता है। किसकी बात करता है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कैसे हो सकता है किसी कोर्ट का? अब ये तो ट्रिब्यूनल है ना, तो ट्रिब्यूनल को हम कैसे पावर की इस्तेमाल करने की कह रहे थे? ट्रिब्यूनल जो है वो कह के चला, अभी क्लॉज क्लॉज 3 जो है वो कह रहे, क्या कह रहा था कि सेम उसी तरीके की पावर का यूज करेगा जैसे कि सिविल कोर्ट, यही बढ़ा था ना अभी अपने। तो ये कह रहा है कि जब सिविल कोर्ट की तरह की पावर कर रहा है, यूज कर रहा है, और जुडिशियल एक्ट कर रहा है, कैसा कर रहा है? जुडिशियल प्रोसीडिंग चला रहा है, तो उस दौरान अगर कोई व्यक्ति जो है कोई फॉल्स एविडेंस लिया है, कोई फैब्रिकेटेड एविडेंस लिया है, समझते हो ना, फॉल्स और फैब्रिकेटेड, सेक्शन नंबर 192 और 191 तो वहां पर आईपीसी के अंदर उसने अपराध कर दिया इस तरीके का, कोर्ट को पता चल गया कि साहब ये तो फॉर्जरी करी है इसने, तो मेरे साथ मतलब फॉल्स स्टेटमेंट दिए, एविडेंस इस तरीके के दे दिए, तो कंटेम्प्ट कर दिया कोर्ट का तो इसने। तो अगर ऐसे कोई सेक्शन, देखो यहां पर जो लिखे हुए हैं वो कंटेम्प्ट वाली सेक्शन है, सेक्शन नंबर 193 से लेकर के 196 तक के प्रोविजंस, फिर उसके साथ साथ 228 भी लिखा हुआ है, ये भी कंटेम्प्ट से रिलेटेड है। तो अगर ऐसी कोई कार्रवाई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की होगी, लेकिन अब ये खुद तो एक्शन ले नहीं सकता, तो ये अपने से ऊपर वाले कोर्ट को कहेगा, एप्लीकेशन देकर के कंप्लेंट करेगा उस व्यक्ति की। पता है ना कौन सा सेक्शन है सीआरपीसी का? सेक्शन नंबर 195 का प्रोसीजर इस्तेमाल किया जाता है। तो फिर ऐसी प्रक्रिया का भी ये इस्तेमाल कर सकता है ऐसे व्यक्ति के खिलाफ।
बस इतना सा याद रखो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जो प्रोसीजर इस्तेमाल किया जाएगा वो सीआरपीसी के प्रोविजन के अकॉर्डिंग किया जाएगा। ये आईपीसी के प्रोविजन है, कौन से? सेक्शन नंबर 193, 196 और 228। अब यहां पर भी इसने केवल 195 लिख रखा है, लेकिन इसमें अगर देखोगे ना तो ये 195 का क्लॉज 2 की बात करता है। और जब ये यूज किया जाता है तो फिर 26 के भी कुछ ग्राउंड्स हैं, उसमें ये इस्तेमाल किया जाता है कि जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता है, तो अब इसमें काफी कुछ ज्यादा हो जाएगा। तो इसके अंदर जो सेक्शंस लागू होते हैं ना, जब 26 वाला चैप्टर लागू होता है यहाँ पर, तो वहां पर जो 328 से लेकर के जो चैप्टर है आपका, और करीबन करीबन 339 या 40 तक के सेक्शंस हैं वहां पे, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के प्रोसीजर को इस्तेमाल करता है कि कैसे उसके ऊपर ये प्रोविजंस लागू होते हैं। तो इतना डीपली मत जाओ, क्योंकि सीआरपीसी पढ़ोगे तो जब ही समझ में आएंगी ये चीजें, इनको छोड़ दो अभी। बस इतना रखो याद, कंटेम्प्ट के लिए कौन सा और ये कैसे काम करता है ना। यहां तक की बात समझ में आ गई क्या? Yes, sir. अब शीला जी, आपने सीआरपीसी पढ़ी होगी तो आपको ये प्रोविजन पता होगी शायद। Yes, sir. ठीक है, तो बेसिक बेसिक नॉलेज तो आप रखो अभी। जब सीआरपीसी पढ़ेंगे तो उसके अंदर बहुत डीपली इन चीजों के बारे में जाएंगे कि कहां पर क्या चीजों के बारे में बताया हुआ है। बेसिक बेसिक चीजें ये हैं आपकी। तो यहाँ पर एक प्रोसीजर और पावर की बात कर दी, और यहाँ पर दोनों को ही पावर दे दी, और जुडिशियल प्रोसीडिंग के दौरान ऐसी चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो बेसिक चीज ये है। अब देखिए, यहीं पर वापस आते हैं, और आपके सामने कौन सा सेक्शन आता है? सेक्शन नंबर 21A। ये जो है 2017 में जोड़ा गया है, और ये जो पावर दे रहा है इसी तरीके की, जिस तरीके की पावर किसको दी गई है सेक्शन नंबर 20 में? ट्रिब्यूनल को दी गई है। किसको दी गई है? ट्रिब्यूनल को दी गई है। सेम पावर सेक्शन नंबर 21A में किसको दी गई है? रेंट अथॉरिटी को। ये नई चीज जोड़ी गई है, रेंट अथॉरिटी। तो बार बार इससे क्वेश्चन आने संभाव्य है आपके लिए, बार बार आएंगे इसी से। ठीक है, ये नए चैप्टर से आएंगे सवाल। ठीक है, तो 121A, जो 21A है आपका, 2017 में जोड़ा गया है, और सेम पावर जो ट्रिब्यूनल के पास थी, ट्रिब्यूनल का मतलब आरटी और एआरटी। ठीक है, तो उन्हीं पावर का इस्तेमाल ये भी कर सकता है रेंट अथॉरिटी। जैसे इसका कंटेम्प्ट कर दिया, तो ये भी इसी प्रोसीजर का इस्तेमाल करेगा, और भी चीजों का इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, अब यहां पर समन कर सकता है, डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन कब करेगा ये मेन इंपॉर्टेंट बात है। तो कह रहा है कि जैसे एप्लीकेशन अब तक रेंट ट्रिब्यूनल और अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल के पास पिटीशन जा रही थी, अगर सेम इसी तरीके के केसेस को, एप्लीकेशन को कौन सुनेगा? रेंट अथॉरिटी सुनेगी, तो फिर यही पावर इसके पास भी मिल जाएंगी। देख लीजिए एक बार, लैंग्वेज थोड़ा सा पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। प्रोसीजर एंड पावर ऑफ द रेंट अथॉरिटी, अब सेम ही लिखा है ना टाइटल, क्या लिखा है? प्रोविजन इन कंटेन इन सेक्शन नंबर 21 का जो सेक्शन है उसके अंदर जो प्रोविजन दे रखा है विद रिगार्ड टू प्रोसीजर ऑफ पावर ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल शैल म्यूटेटिस म्यूटेंडिस, उसी तरीके से इस्तेमाल होगा। किसके लिए? बी एप्लीकेबल टू द रेंट अथॉरिटी व्हाइल एंटरटेनिंग, हियरिंग और डिसाइडिंग द पिटीशन और एप्लीकेशन प्रेजेंटेड। मतलब जो भी एप्लीकेशन को या पिटीशन को इसके सामने रखा जाएगा, अब आप सोचोगे भाई इसके पास कौन सी जाती हैं, तो इसके पास भी जा सकती हैं, वो डी के अकॉर्डिंग जाती है। शेड्यूल नंबर डी के अंदर फॉर्मेट बता रखा है कि आप क्या करोगे, एक रजिस्ट्रेशन इसके अंदर करवाओगे, तो रेंट ट्रिब्यूनल के पास, सॉरी रेंट अथॉरिटी के पास भी अब ये पावर आ चुकी है कि वो भी ऐसी पिटीशंस को सुन सकती है। लेकिन यहां पर कर तो दोगे, लेकिन इसके सब्जेक्ट मैटर जो है आपको 22A में पढ़ने को मिलेंगे। किन किन मैटर्स को ही सुन सकता है? स्पेशल मैटर को ही सुन सकता है, हर मैटर को नहीं सुनेगा। इसलिए लिखा है, देखो वहां पर, रेंट अथॉरिटी वाज सब्स्टिट्यूटेड फॉर द वर्ड ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल वेन एवर अकरिंग देयर इन। मतलब जहां जहां जरूरत होगी तो वहां पर अब रेंट ट्रिब्यूनल की जगह किस चीज का इस्तेमाल किया जाएगा? रेंट अथॉरिटी का इस्तेमाल कर लेना, सेम पावर वही मिलेगी। अब देखो यहां पर जो मॉडल फॉर्म्स की बार बार बात हो रही थी, जो शेड्यूल के अंदर दे रखी है, कितनी शेड्यूल है आपके पास? 4 शेड्यूल हैं। ये 4 शेड्यूल के जो मॉडल फॉर्म जो 21 में बता रखे हैं, 22 में बता रखे हैं,
सेक्शन नंबर 22 में बता रखे हैं, वो ये शेड्यूल से ही निकल के आ रहे हैं। देखो क्या लिखा है कि एवरी पिटीशन और अपील, क्या लिखा है, पहले पिटीशन लिखा है और फिर अपील लिखा है, so far as possible shall be in the model form specified in schedule A and B। मतलब जब पिटीशन फाइल करोगे तो कहां करनी है, ए के अंतर्गत, और अपील करनी है तो बी के अंतर्गत। और आगे क्या कह रहा है, अगर रिकवरी सर्टिफिकेट चाहिए उसके लिए पिटीशन करनी है तो फिर सी के अंतर्गत। क्लियर हो गई बात। अब देखिए इसी तरीके की चीज जो है, जो 2017 में आपके लिए स्पेशल जो चैप्टर जोड़े गए हैं वो है 5A और चैप्टर नंबर 5B। दो चैप्टर जोड़ दिए इसके अंदर। इन दो चैप्टर्स के बारे में भी देखो क्या क्या लिखा है। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो, कुछ पूछना है क्या? नो सर, क्लियर है। क्लियर है। अब यस देखिए, सर। हाँ, इसी तरीके की चीज जो है टाइटल से, मैंने क्या कहा, हमेशा टाइटल आपको आता है तो आपको प्रोविजंस आ जाएंगे। ये प्रोविजन जो है टाइटल से ही समझ में आएंगे। सेम वही चीज यहां पर जोड़ रखी है इन्होंने, देखो क्या लिखा है। चैप्टर नंबर 5A 2017 के अमेंडमेंट से जुड़ा है। और क्या लिखा है यहां पर, सेक्शन 22A से लेकर के 22C तक के जो प्रोविजंस हैं इसके अंदर कवर होते हैं आपके, है ना। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, अपॉइंटमेंट की बात हो रही है। मैंने कहा स्पेशली जोड़ा है रेंट अथॉरिटी को, तो अपॉइंटमेंट रेंट अथॉरिटी का कर रहा है। दूसरा क्या कह रहा है, टीनेंसी एग्रीमेंट क्या होंगे अब से। क्या टीनेंसी एग्रीमेंट हमने पहले पढ़ रखे थे क्या? टीनेंसी एग्रीमेंट के बारे में कहां पढ़ा था, सेक्शन नंबर 4 में तो एग्री कर रहे थे ना अपन। टीनेंसी के एग्री के लिए वहां पे बता रखा है ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप कर सकते हो रेंट डिसाइड। तो उसी तरीके का टीनेंसी एग्रीमेंट। अब कह रहा है कि टीनेंसी एग्रीमेंट तो कर रही है लेकिन टाइम पीरियड कितना होगा, तो आपने उसके बारे में पढ़ा था, कौन सा सेक्शन पढ़ा था, लिमिटेड पीरियड ऑफ टीनेंसी। सर सेक्शन 8। बिल्कुल, सेक्शन नंबर 8। तो अब यहां पर पीरियड ऑफ टीनेंसी है, तो इसका मतलब लिमिटेशन खत्म कर दी अब इसकी। तो कह रहा है जितना टाइम के लिए रहना चाहो रह लो, लेकिन अब कब की बात हो रही है, ये कब लागू होंगे, अब ये जब से 2017 के बाद से लागू होंगे, जब से ये एक्ट कमेंसमेंट हुआ है उसके बाद से। क्लियर हो गई बात। तो अब तक जो चलता रहा है तब तक तो 2017 से पहले की वही प्रोविजन चल रहे हैं 2001 के, लेकिन अब से जो चलेंगे इनके अनुसार चलोगे। और ये कंपलसरी कर दिया गया, क्या कंपलसरी कर दिया इन्होंने, इन्होंने कंपलसरी कर दिया कि भाई ये जो एग्रीमेंट होगा आपका टीनेंसी का, ये रिटन में होना जरूरी है। और रिटन में होने के साथ साथ इसको रेंट अथॉरिटी के पास लेके जाना, उसके पास सबमिट कराना भी जरूरी है। सर इसका मतलब है अब सेक्शन 8 अप्लाई नहीं होगा क्या सर, लिमिटेड पीरियड ऑफ टेनेंसी? अप्लाई क्यों नहीं होगा, अप्लाई जो प्रोविजन पहले के चलते आ रहे हैं वो तो वहीं पे चलेंगे, वो तो ये रुक नहीं ऐड ऑन सकते। होता है 22 अब बी। ये एड ऑन हो गया ना नया, तो अब ये यस लागू होगा। यस। देखिए क्या लिखा है, अपॉइंटमेंट ऑफ रेंट अथॉरिटी। पहला देखिए क्या कह रहा है, स्टेट गवर्नमेंट, देखो रेंट अथॉरिटी है तो सीधी सी बात है कि स्टेब्लिश की जा रही है, तो अपॉइंटमेंट अगर चाहे तो इनके द्वारा किया जाएगा। लेकिन अब आप सोचोगे भैया हाई कोर्ट क्यों नहीं कर रहा, अथॉरिटी है ना ये, प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं है। देखो क्यों, क्योंकि ये रिप्रेजेंट जो कर रहा है वो एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन को कर रहा है ये, ठीक है। यहां लिख दीजिए रेंट अथॉरिटी, ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए इसको बुलाया गया है यहाँ पर। तो रिप्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन को करना है से, तो इसलिए ये कौन सी रैंक का बनाया इन्होंने, आरएएस रैंक का। जबकि हमने अभी तक कितने प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो बनाए थे वो अपॉइंट कैसे हो रहे थे, किस लेवल के थे वो, या तो डीजीएस लेवल के थे या वो आरजीएस लेवल की रैंक के थे, ऐसा था ना। लेकिन यहां पर आरईएस रैंक, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन होता है राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस,
इससे कम रैंक का व्यक्ति नहीं होगा ये रेंट अथॉरिटी। लेकिन आरएसवी कौन सा, तो कह रहा है सब डिविजनल ऑफिसर, एसडीएम, एसडीओ, ठीक है, ये व्यक्ति होगा। और कौन से एरिया के अंदर होगा, तो कह रहा है वही एरिया होगा जो रेंट ट्रिब्यूनल के लिए होता है। जितने लोकल जुरिस्डिक्शन में रेंट ट्रिब्यूनल काम करता ना एक, उसी के लिए ये काम करेगा, उसी एरिया को जुरिस्डिक्शन को इसके लिए माना जाएगा। ठीक है। अब आप सोचोगे भाई उसके लिए क्यों बनाया गया है, ये इसलिए बनाया गया है, ये जो व्यक्ति है, क्योंकि अब रेंट ट्रिब्यूनल बहुत सारे लोग किराए पर देते मकान, तो हर चीज को रेंट ट्रिब्यूनल अपने आप थोड़ा सुन सकता है, तो उसके लिए भी एक व्यक्ति को जरूरत है। तो इन्होंने कहा कि भाई ऐसे करो, रेंट अथॉरिटी को नियुक्त करो, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस इतने सारे हैं, तो उनको डिसाइड कौन करे, तो ये कह रहे हैं कि पहले इसको दो ये सारे काम, ये संभाल लेगा, बैलेंस कर लेगा, नीचे जो इससे छूट जाएंगे, जो इस पे नहीं संभाले जाएंगे, उनको हम संभाल लेंगे। तो इसको कोई छोटे मोटे सब्जेक्ट मैटर दे दिए कि हर छोटे छोटे केस को थोड़ा सुनेगा रेंट ट्रिब्यूनल, इसलिए थोड़ा बैठा है, इसलिए कह रहे हैं कि भाई छोटे मोटे केस को तो तुम सुन लो, और इसलिए ये सब्जेक्ट मैटर इसको दे दिया। देखो क्या लिखा है, कह रहा है कि एवरी रेंट ट्रिब्यूनल टू परफॉर्म फंक्शन और एक्सरसाइज पावर इन मैटर स्पेसिफाइड। अब सब्जेक्ट मैटर दे दिए इसको, देखो कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर से डील कर सकता है ये, तो कह रहा है ये सेक्शन नंबर 22B किससे रिलेटेड, टीनेंसी एग्रीमेंट को अब से यही संभालेगा। 22C पीरियड ऑफ टीनेंसी के अगर कोई एग्रीमेंट करना है आपको, तो इसके पास जाओ आप। और क्या कह रहा है, अच्छा ये तो इसके पास आएगा ही क्यों, सी तो पीरियड ऑफ टीनेंसी जो है ना वो पार्टीज के बीच में होती है, यही तो पार्टी से डिसाइड करेंगी, तो रेंट ट्रिब्यूनल का कोई मामला ही नहीं है, रेंट अथॉरिटी का कोई मामला ही नहीं है इसमें तो। लेकिन सेक्शन नंबर 2D, सेक्शन नंबर 2E और 2G और 23 और 24, ये जो सेक्शन है आपको याद रखने पड़ेंगे आपको, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकते हैं आपके लिए, 2 नंबर का सवाल आएगा, पूछेगा कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर से डील करता है। अब देखिए इन सब्जेक्ट, ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है केवल इनसे, इनके अंदर जो सब्जेक्ट मैटर बता रखे हैं उनसे डील करेगा ये। अब जब डील करेगा तो कैसे करेगा, तो इनको इनकी पिटीशन इसके पास ही जाएंगी, डिस्प्यूट को इनसे रिलेटेड सॉर्ट आउट यही करेगा। तो ये जब सॉर्ट आउट करेगा तो पावर फंक्शंस कौन से होंगे, तो कह रहा है ना रेंट ट्रिब्यूनल के वाले के यूज कर लेगा, तो इसीलिए यहाँ पर ये इसको सब्जेक्ट मैटर दे दिएगा। लेकिन कह रहा है कि जब ये रेंट अथॉरिटी किसी अपील, इसने कोई फाइनल ऑर्डर दे दिया अपनी तरफ से इन सब्जेक्ट मैटर पे, तो अब जब इसने कोई फाइनल ऑर्डर दिया है इन सब्जेक्ट मैटर पे, तो क्या इसकी अपील हो सकती है क्या, तो जाहिर सी बात है अपील हो जाएगी। और अपील कितने दिन में होगी, तो क्या कह रहा है, वही 60 डेज का फॉर्मूला है पहले वाला। होगी कहां पर, ये मेन इंपॉर्टेंट बात है, तो कह रहा है रेंट ट्रिब्यूनल में ही होगी, क्योंकि इससे बड़ा तो वही है। ठीक है। अब देखिए इसी तरीके की बात सब सेक्शन नंबर 3 जो है इसी का, सेक्शन नंबर 22A का, वो क्या कह रहा है, इसका सबसेक्शन नंबर 3 कहता है कि अगर कोई रेंट अथॉरिटी के द्वारा ऑर्डर दिया गया है, ठीक है, रेंट अथॉरिटी ने कोई ऑर्डर अगर दे दिया है, तो उसको केवल रिवर्स करना है या उसको कंफर्म करना है वो रेंट ट्रिब्यूनल के हाथ में। अगर वो कर देती है ठीक है, नहीं तो फिर वो ऑर्डर जो है वो फाइनल ऑर्डर मान लिया जाएगा, जब तक कि एक्सप्रेसली प्रोवाइड इस एक्ट के अंतर्गत नहीं किया गया हो। क्लियर बात। तो फिर ऐसा है कि फाइनल ऑर्डर जो उसके द्वारा दे दिया गया है, तो उसके लिए कह रहा है कि सिविल कोर्ट में नहीं जाओगे सूट फाइल करने के लिए, क्योंकि छोटे मोटे को अब ऐसे तो फिर हर कोई व्यक्ति वहीं भागेगा, फिर इस व्यक्ति का मतलब ही क्या रहा बैठाने का, इसलिए कह दिया कि ऐसा नहीं कर सकते आप। ठीक है। आगे देखिए सेक्शन नंबर 22B, सेक्शन नंबर 22B जो है आपका, देखिए ये रहा, इसके अंदर भी टीनेंसी एग्रीमेंट के बारे में बता रखा है, और क्या कह रखा है ये देखिए, कह रहा है कि अगर सपोज करो इस एक्ट के अंतर्गत कोई बात दे रखी है, अब इस एक्ट में दे ही रखी है बात, सेक्शन नंबर 4 की बात कह रहा था, तो कह रहा है सेक्शन नंबर 4 में कुछ भी दे रखा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
कह रहा है किसी लॉ के अंदर कोई बात दे रखी है उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या कह रहा है ये, तो कह रहा है कि जब से ये 2017 का एक्ट आया है आपका राजस्थान रेंट कंट्रोल अमेंडमेंट एक्ट 2017 आया है, उस एक्ट के आने के बाद से कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी प्रमाइसेस को रेंट पर देता है, लेट आउट करता है, तो वो कर नहीं पाएगा। तो फिर कब कर पाएगा? तो इसने जनरल रूल कह दिया, मना कर दिया कि नहीं कर सकता। एक्सेप्ट, क्या लिखा है, अंडरलाइन कीजिए उस शब्द को, एक्सेप्ट बाय एन एग्रीमेंट इन राइटिंग, जब तक कि उनका एग्रीमेंट राइटिंग में नहीं होगा तो वो लेट आउट नहीं कर सकता अपने मकान को। इसका मतलब क्या कर दिया इन्होंने, कंपलसरी कर दिया कि एग्रीमेंट का तो होना जरूरी है। आगे देखिए, अब कह रहा है कि जब ये एग्रीमेंट हो जाएगा इनके बीच में तो उसका कम्युनिकेशन किससे करना पड़ेगा, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। अब पहले ट्रिब्यूनल से कर रहे थे ना अपन, अब किससे करना पड़ेगा, रेंट अथॉरिटी से करना पड़ेगा। इनको बताना पड़ेगा सारा डेटा कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, टर्म कंडीशन डिसाइड कर लेंगे और सारा कुछ इसको बता देंगे, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि सपोज करो अब तक तो तुमने जो नए कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं 2017 के बाद के वो तो इनको पहुंचा दिए, लेकिन 2017 से पहले के जो एग्रीमेंट हो रखे हैं उनका डेटा तो है ही नहीं इसके पास, तो उनको डिस्प्यूट को कैसे सुलझाएगा? समझने वाली बात है। तो कह रहा है कि इससे पहले जो टीनेंसी क्रिएट हो चुकी हैं तो उनके लिए इसने दो क्लॉज बनाए हैं, क्लॉज ए और क्लॉज बी। तो कह रहा है नहीं, जो अगर इन्होंने पहले से राइटिंग में एग्रीमेंट बना रखा है तो फिर उसकी भी एक पिटीशन फाइल कर दो, कहां पर पे, रेंट अथॉरिटी के पास, ज्वाइंट पिटीशन। कौन कौन, टीनेंट और लैंडलॉर्ड दोनों मिलकर के एक पिटीशन फाइल कर दो, फॉर्म नंबर, शेड्यूल नंबर डी के अकॉर्डिंग, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, और कहां भिजवा दो, रेंट अथॉरिटी के पास, जिससे ये रजिस्टर कर ले आपको, ठीक है। तो ये कब की बात कर रहा है, 2017 से पहले की जो एग्रीमेंट बना रखे हैं। लेकिन बहुत लोग ऐसे भी तो हैं जिन्होंने वर्बली कर रखा है, कोई रेंट एग्रीमेंट बनाया ही नहीं आज तक, बस वो तो मुंह से बोल करके एग्रीमेंट कर लिया और कह रहे हैं कि ठीक है रह लो तुम, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उनके लिए भी कहा है, क्लॉज बी के अंदर कहा है कि अगर आपने कोई एग्रीमेंट नहीं कर रखा, वर्बल तौर पर ही काम चल रहा है आपका, तो उनके लिए भी कहा है कि आप भी एग्रीमेंट बनाओ और एग्रीमेंट बना करके फिर किसके पास पहुंचाओ। तो इसका मतलब रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो गया ना आज के टाइम, यही चीज लिखी हुई है क्लॉज बी में। लैंग्वेज पढ़नी है, समझ में आ गई? सर क्लियर है। ठीक है। अब देखिए कुछ और भी चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पर प्रोवाइजो दे रखा है इसका, क्लॉज 2 का सबसेक्शन नंबर 2 जो है उसका प्रोवाइजो दे रखा है। कभी कभी क्या होता है कि अब ये इसने तो कह दिया कि एक साथ आने चाहिए पिटीशन, जब ये एग्रीमेंट कर रहे हैं ना दोनों पार्टी, कौन कौन, ए और बी नाम के व्यक्ति, लैंडलॉर्ड और टीनेंट, तो कह रहा है कि ज्वाइंट पिटीशन फाइल करो यहाँ पे आके, क्योंकि ये तो शेड्यूल नंबर डी जो है वो ज्वाइंट पिटीशन की बात करती है। लेकिन ये कह रहा है कि भाई जब साथ में हो तब तो आ जाओ, लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो होता है ना कि एक व्यक्ति तो कहां पे और एक व्यक्ति कहां पे, और सिचुएशन बैठ ही नहीं कि दोनों एक साथ आ जाएं। तो इसके लिए प्रोवाइजो में प्रावधान किया गया, अगर साथ में नहीं आ सकते तो एक एक करके भी आ जाओ, लेकिन दोनों सबमिट जरूर करा दो एक साथ आके। क्लियर है ये बात? तो ऐसा मान लिया जाएगा कि दोनों ने साथ में कराया है, इसलिए अंडरलाइन कर लीजिए यहाँ पर, सच प्रोवाइजो जो फर्स्ट है उसमें क्या लिखा है, सच लैंडलॉर्ड और टीनेंट शैल सेपरेटली फाइल अ पर्टिकुलर अबाउट सच टीनेंसी। पर्टिकुलर्स का मतलब है जो डिटेल्स हैं उनके बारे में एग्रीमेंट की। क्लियर हो गई बात? ऐसे ही क्लॉज नंबर 3 देखिए, क्लॉज नंबर 3 में कह रखा है कि भाई जो इस एक्ट के बाद एग्रीमेंट किया है आपने, 2017 के एक्ट के बाद एग्रीमेंट किया है, वो तो हाथ की हाथ कराओ। लेकिन जिन्होंने अब तक नहीं करवाया है, जिनकी टीनेंसी पर तो है वो लोग, किस पे हैं, टीनेंसी तो क्रिएट कर रखी है 2017 से पहले ही, या तो उन्होंने राइटिंग में नहीं दी अब तक, और या राइटिंग में उनके पास है तो सही लेकिन उन्होंने सबमिट नहीं करा रेंट ट्रिब्यूनल के पास, रेंट अथॉरिटी के पास। तो उनके लिए एक टाइम पीरियड डिसाइड कर दिया है, और वो क्या कह रहा है कि 2017 में जब ये एक्ट आया है उस कमेंसमेंट की डेट से लेकर के विद इन 1 ईयर ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्मेट जो है पूरा करो, कंपलसरी कर दिया उनके लिए। और किसको भेजो, 1 साल के अंदर अंदर बना के रेंट अथॉरिटी को सबमिट करा दो, क्योंकि नहीं तो फिर वो
इलीगल हो जाएगा ना ऐसा। इसलिए इसने साफ साफ लिख दिया है इसके अंदर, है ना। आगे देखिए, इसी तरीके की एक और चीज है, इसका जो क्लॉज 4 है वो क्या कहता है। क्लॉज 4 भी इसी तरीके की बात कर रहा है कि जो रेंट अथॉरिटी है, जैसे ही इसको इन्फॉर्मेशन इस तरीके की मिल जाएगी तो फिर ये क्या करेगी, उसका उनकी एंट्री कर लेगी। जो भी शेड्यूल नंबर डी के अंदर इनको जो पर्टिकुलर कंटेंट दिए थे, उनकी अपनी एंट्री और अपना पास डेटा रख लेगी, और फिर क्या करेगी, एक सर्टिफिकेट बना के देगी, मतलब जिसको कहते हैं ये रजिस्ट्रेशन नंबर देगी उसको एक। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को अगर कंप्यूटर पे डालोगे तो इनकी पूरी डिटेल निकल के आ जाएगी, मतलब डेटा मेंटेन करने का काम हो गया ना इसके पास। तो ये इसलिए इन्होंने किया है ऐसा। तो एक रजिस्टर मेंटेन करेगी, उसके अंदर इनकी एंट्री कर देगी एग्रीमेंट से रिलेटेड, है ना। तो अब ये क्यों किया जा रहा है, इसका उद्देश्य समझ में आ रहा है अभी तक। ये उद्देश्य ये है कि जब भी कोई डिस्प्यूट होता है तो पार्टीज कुछ, वो कुछ कह रही है और वो कुछ कह रही है, और रेंट ट्रिब्यूनल को कुछ पता ही नहीं किसी चीज के बारे में। तो अब जब वो उनके बीच में झगड़ा भी होगा तो रेंट अथॉरिटी को सारी डिटेल पता ही है पहले से ही कि क्या चीज थी क्या थी और किस तरीके से तय कर रखा है इन्होंने। तो सार अगर उनका वो नंबर डालेगा, रजिस्टर्ड नंबर, तो सारी डिटेल खुल के आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। तो अब वो अगर अलग से कोई डिटेल लेके आते हैं तो वो मान्य होगी क्या, अब नहीं होगी, क्योंकि उसी से ही डिस्प्यूट सॉर्ट आउट कर देंगे। इसलिए इन्होंने ये सारा खेल खेला है इसके अंदर, जिससे जल्दी से जल्दी जो है केसेस निपटाए जा सके। अब डिटेल सारी पहले से रेंट अथॉरिटी के पास, अब तो कुछ कर ही नहीं सकता वो व्यक्ति, झूठ बोलेगा तो फंसेगा। इसी तरीके की बातें यहाँ पे लिखी हुई है। देखिए एक और देखिए, इसमें यहाँ पर लिखा है कि अगर ऐसी इंफॉर्मेशन जो है, जो सबसेक्शन नंबर 1 और 2 के अंदर रेंट एग्रीमेंट से रिलेटेड किसको दे दी जाती है, रेंट अथॉरिटी को दे दी जाती है, तो इसके लिए जो मैं आपको बता रहा हूं कि कौन सी एक्सेप्ट की जाएगी एविडेंस, कौन से एक्सेप्ट किए जाएंगे एविडेंस और कौन से नहीं किए जाएंगे। तो कह रहा है कि जो उन्होंने सबसेक्शन नंबर 1 में रेंट एग्रीमेंट बना के रेंट अथॉरिटी को पकड़ा दिया था और उसकी डिटेल उसने लिख ली थी अपने पास एंट्री में, और क्लॉज 2 के अंदर भी ऐसा ही किया था इसने, तो उनको तो एज ए एविडेंस रख लिया जाएगा। कैसे मान लिया जाएगा, एज ए एविडेंस एडमिट कर लिया जाएगा। लेकिन वो अदर कोई चीज लेके आते हैं तो उनको एक्सेप्ट ना तो रेंट ट्रिब्यूनल करेगी, ना ही अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल भी करेगी। देखो पढ़ो इसे, कह रहा है अंडरलाइन कीजिए, एग्रीमेंट इनकंसिस्टेंट विद द डिटेल फाइल्ड एज पर द शेड्यूल डी। अंडरलाइन कीजिए शब्द को, मतलब शेड्यूल डी के अंदर जो आपने एग्रीमेंट फाइल किया था उसकी इनकंसिस्टेंट डिटेल लेके आ रहे हो आप उनके सामने, तो वो अब मानी जाएगी क्या, मना कर देगा, भाई पहले तुमने कुछ और दिया था अब कुछ और बता रहे हो तुम। तो वो तो डिसाइड कैसे करेगा मैटर को, अब जो आपने पहले एग्रीमेंट में तय करके रजिस्टर करवाया था। इसलिए लिखा है शेल नॉट रिसीव एज एविडेंस ऑफ द फैक्ट, उसको रिसीव ही नहीं किया जाएगा एविडेंस के तौर पे। आगे क्या लिखा है कि रेंट अथॉरिटी के पास ये सारी चीजें जो डिटेल्स टीनेंसी के रिगार्डिंग, अब तो रजिस्टर कर दिया, अब जो डिटेल्स मिली है उसकी उन्हें सबको अपलोड करेगी एक पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। और उसी पे ही अलॉटमेंट रजिस्ट्रेशन जो है उसको भी रजिस्ट्रेशन नंबर को अलॉट कर देगी, और 15 दिन के अंदर अंदर ये सारा काम किया जाएगा। 15 दिन को अंडरलाइन कर लीजिए। सेक्शन नंबर 2B समझ में आ गया आपको। यस सर। यस सर। चलिए अब देखिए, इसी तरीके का है आपका सेक्शन नंबर 2C, जो पीरियड ऑफ टीनेंसी, सेक्शन नंबर 222C। ये बताता है पीरियड ऑफ टीनेंसी के बारे में। क्या कह रहा है कि जितनी भी टीनेंसी जो हैं वो कब हो रही हैं, 2017 के बाद से हो रही हैं, क्योंकि 2017 से पहले तो हमारे पास कौन सा सेक्शन था जो काम करता था, सेक्शन 8। सेक्शन नंबर 8 लिमिटेड पीरियड टीनेंसी। लेकिन अब क्या कह रहा है, ये 2017 के बाद से, उसके कमेंसमेंट से बाद की बात कर रहा है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, एक चीज लिख लो आप, ये जो 2017 का एक्ट है इसका साइटेशन याद रखना आप, है ना। एक्ट नंबर कौन सा है, 33 ऑफ 2017। दूसरा है प्रेसिडेंट ने असेंट कब दी थी, तो 27 सितंबर लिखो, 27 सितंबर 2017।
तो इसकी एनफोर्समेंट डेट और ये सारी चीज देख लेना है ना एक बार। अब देखो क्या कह रहा है कि अब कोई भी व्यक्ति टीनेंसी के अंदर, टीनेंसी के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होगा तो कैसे होगा 2017 के बाद से, तो कह रहा है शैल बी फॉर अ पीरियड एज एग्रीड बिटवीन द लैंडलॉर्ड और टीनेंट, दोनों अपनी सहमति से कितना ही कर सकते हैं ये, जितने भी टाइम पीरियड के लिए होना चाहते हैं। लेकिन वो जो टाइम पीरियड है अपनी सहमति से, पहले तो 3-3 साल का बाउंड कर दिए थे, अब कह रहा अपने हिसाब से कर लो कितना ही, और उसको तय करके रेंट एग्रीमेंट में लिख दो स्पेसिफाइड, उसमें स्पेसिफाइड कर दो कि कितने टर्म के लिए, कितने पीरियड के लिए आप ये एग्री हो रहे हो। क्लियर बात। अब इनको 5 साल रहना है, 2 साल रहना है, जितना भी रहना है अपने हिसाब से, लेकिन अभी भी प्रैक्टिकली 11 महीने का ही एग्रीमेंट बनवाते हैं ये, है ना। आगे देखिए, अब सपोज करो टीनेंसी का टाइम पीरियड होने वाला है खत्म। क्या होने वाला है? टीनेंसी का टाइम पीरियड। तो वहां पर तो कह रहा था कि एक बार की टीनेंसी जो होगी वो 3 साल की होगी, और उसके बाद 3 बार हो सकती है रिन्यू करवाने के बाद, हर बार 3 साल के लिए होगी। लेकिन यहां पर उसी तरीके की चीज कही है उन्होंने कि कह रहा है कि अगर टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाता है तो उसको रिन्यू करवा सकते हो। क्या कह रहा है? करवा सकते हो। एक्सटेंशन करवा सकते हो टीनेंसी का, तो कह रहा है करवा सकते हो। लेकिन टीनेंसी के खत्म होने से पहले पहले एग्रीमेंट कर लो, उससे बातचीत कर लो लैंडलॉर्ड से, क्या पता वो देना ही नहीं चाह रहा आपको आगे। अगर वो सहमत हो जाता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर दोबारा से होगा तो फिर वो न्यू टीनेंसी क्रिएट हो जाएगी आपके बीच में, है ना। आगे देखिए क्लॉज 3, क्योंकि टर्म कंडीशन अलग अलग हो जाती है ना उस टाइम पे। अब इसी सेक्शन का क्लॉज 3 देखिए, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि टीनेंसी जो है, आपने अगर टर्म फिक्स करी है, सपोज करो 1 साल या 11 महीने की करी थी, वो टाइम पीरियड हो गया खत्म, और आपने अभी तक कोई एग्रीमेंट ही नहीं किया उससे, क्योंकि उसने पहले कह दिया क्लॉज 2 में कि एग्रीमेंट कर लेना हाथ के हाथ, अभी तक एग्रीमेंट नहीं किया, और किराया दे रहे हो और लैंडलॉर्ड ले भी रहा है, तो ऐसे केस में कह रहा है कि फिर उस केस में वो जो टीनेंसी जो है उसको क्या माना जाए, तो कह रहा है मंथ टू मंथ टीनेंसी का क्रिएशन माना जाएगा उसे। और ये कितने टाइम पीरियड के लिए हो सकती है एक्सटेंड, तो कह रहा है 6 महीने तक के लिए ही चल सकती है केवल आपकी, ऐसे, जब तक कि एग्रीमेंट नहीं हो रहा आपके बीच में। अंडरलाइन कीजिए, मंथ टू मंथ रिन्यू हो जाएगी अपने आप ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपने अभी तक एग्रीमेंट नहीं किया। लेकिन कितने महीने के लिए, तो कह रहा है मैक्सिमम 6 मंथ तक चल सकती है ऐसी, और उसके बाद वो एग्रीमेंट एक्सपायर हो जाएगा, फिर वो इलीगल तरीके से जैसे रहता है ना टीनेंट, उस तरीके का मान लिया जाएगा, जब तक कि वो रिन्यू ना कर ले राइटिंग में लिख करके। क्लियर हो गई बात? बोलिए। यस सर। अब इसी तरीके की बात जो है आपको चैप्टर नंबर 5B में पढ़ने को मिलती है। काफी प्रैक्टिकल अप्रोच से ये बनाए गए हैं ये चैप्टर्स, इनके अंदर जो सेक्शन डाले गए हैं आज के समय को ध्यान में रखते हुए जो चल रहा है उसके हिसाब से बनाए हैं इन्होंने। देखिए, डी से लेकर के ई तक के प्रोविजंस बता रहे हैं ना, चैप्टर नंबर 5B। अब देखो यहां पर क्या बता रहा है, टाइटल देखो फिर से वापस से, क्या कह रहा है? रिवीजन ऑफ रेंट इन सर्टेन। अब एक तो रिवीजन ऑफ रेंट वो था, अब यहां पर भी रिवीजन ऑफ रेंट एक अलग तरीके की चीजों के बारे में बता है कि कब किसी रेंट को रिवाइज किया जा सकता है। जैसे सपोज करो आप क्या करते हो, कभी कभी जो रेंट तय कर रखा था वो तो था, लेकिन आपकी टीनेंसी अभी तक चल रही है, लेकिन आपने क्या किया, अब आप रिवीजन ऑफ रेंट कैसे चाहते हो? रिवीजन ऑफ रेंट आपने तो कहा कि भैया मैंने आज दिया है 11 महीने तक किया 1 साल के लिए, तो 1 साल के लिए तो सेम चलता रहेगा, लेकिन दूसरी साल क्या हो जाएगा, वो 10% लग जाएगा उसके ऊपर। यही पढ़ा था ना फॉर्मूला हमने, फॉर्मूला तो पढ़ा था 5% का, लेकिन यहाँ जयपुर में जो चलता है वो 10% चलता है प्रैक्टिकल तौर पर। ठीक है, तो ये 10% रेंट ले रहे हैं उस पर, मतलब 10% उस किराए पर इंटरेस्ट ले रहे हैं महीने के किराए पे। ठीक है, लेकिन यहां पर उन्होंने कहा कि बहुत सारी और भी कमियां हैं। कभी कभी क्या होता है, टीनेंट और लैंडलॉर्ड, टीनेंट जो है एग्रीमेंट में तो शामिल हो गया पहले ही, लेकिन बाद में वो टीनेंट कहता है कि साहब ये मकान जो है ना आपका, मुझे तो लगता है कभी भी गिर सकता है।
आपके मकान में ये कमियां हैं, इनको सही करवा दो, फिर मैं आपको अगर और रेंट चाहिए तो मैं दे दूंगा आपको। अब लैंडलॉर्ड को चाहिए क्या वैसा, वो खुश, वो कह रहा है बिल्कुल साहब मैं तो करवा दूंगा। लेकिन इस तरीके की बातें जो थी आपके टीनेंट, ये राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट में थी ही नहीं, लेकिन इनको जोड़ना पड़ा। जैसे कि इम्प्रूवमेंट करवाना था उसके अंदर, या टीनेंसी का एग्रीमेंट किया था उसने पहले, जब टाइम पर किया था उसने, तो तब तो 6,000 रुपए की किराया था, लेकिन उसने उसको आलीशान बनवा दिया उसके लिए, उसमें तो फर्श लगवा दी, टाइल वाली फर्श लगवा दी, और भी अच्छी चीजें करवा दी, रसोई अच्छी करवा दी, और मतलब जो भी उसको फैसिलिटीज प्रोवाइड करा दी। तो अब ये सारी चीजें प्रोवाइड करा दी, तो क्या उसका पैसा नहीं लेगा अलग से? तो अलग से पैसा लेने की जरूरत नहीं है, वो क्या करता है उस रेंट को ही क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। तो ये भी क्या हो गया, एक तरीके का इंक्रीजमेंट, क्या हुआ, रिवीजन ऑफ रेंट हुआ कि नहीं हुआ? ये पहले चीजें नहीं थी, लेकिन ये दिख तो रही थी ना लोगों को, तो फिर इस तरीके के प्रावधान डाल दिए इन्होंने। ठीक है, जैसे कि एक और चीज देखो, सिक्योरिटी डिपॉजिट। पहले क्या सिक्योरिटी लेते थे क्या, वो तो क्या कह रहा था आपको सेक्शन नंबर 5, नेक्स्ट फॉलोइंग मंथ में जो रेंट बनता है वो ले लेना, ऐसे लिखता ना कि नेक्स्ट फॉलोइंग जो मंथ होगा उसके 15 डेज के अंदर अंदर रेंट दिया जाएगा। ऐसा होता है क्या आज के टाइम पे? सबसे पहले तो मकान मालिक घर में घुसने से पहले क्या कहेगा, 2 महीने की सिक्योरिटी, 1 महीने का रेंट तब आना। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो इसी चक्कर में इन्होंने कहा कि भाई जब प्रैक्टिकल में जो चल रहा है उसे ही मनाओ ना, तो इसलिए इन्होंने डिपॉजिट सिक्योरिटी का भी प्रावधान इसके अंदर किया। और साथ ही साथ डिपॉजिट ऑफ रेंट सर्टेन सर्कमस्टांसेस, कुछ ऐसी स्थितियां होती है जहां पर रेंट को भी डिपॉजिट कराने के लिए कहते हैं, लेकिन वो कहां करवाया जाए अगर डिस्प्यूट हो जाए तो, उस तरीके के प्रावधान भी, जैसे कि मकान मालिक तो ले नहीं रहा तो फिर कहां करवाओगे, या कोई और डिस्प्यूट हो जाए, तो उस तरीके की कुछ चीजें हैं जिनके बारे में कहा है। अब इन सारे मैटर्स को डील कौन करता है, रेंट अथॉरिटी करती है, क्योंकि ये सब्जेक्ट मैटर उसी से रिलेटेड है, छोटे मोटे है ना। लेकिन अगर किसी को निकालना होता या कुछ और होते तो फिर अलग प्रोसीजर चलता, तो उनसे रिलेटेड मैटर को कौन डील करता, रेंट ट्रिब्यूनल डील करती। क्लियर हो गई बात? इसी चक्कर में ऐसे चीजें लिखी हुई हैं इसमें। अब देखो सेक्शन नंबर 22D क्या कहता है। सेक्शन नंबर 22D जो है, रिवीजन ऑफ रेंट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, देखिए क्या लिख रहा है इसमें, कह रहा है वेयर द लैंडलॉर्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द टीनेंसी। देखो टीनेंसी तो हो चुकी थी उसकी, उस टीनेंसी के बाद लैंडलॉर्ड क्या कर रहा है, इन एग्रीमेंट विद द टीनेंट हैज इंकर्ड एक्सपेंडिचर। टीनेंट से उसने एग्रीमेंट कर लिया, या तो टीनेंसी के बाद उसने खुद ने, लैंडलॉर्ड ने कुछ इंप्रूवमेंट करवाया किसी प्रीमाइसेस में, या टीनेंट ने एग्री कर लिया है लैंडलॉर्ड से बात करके, लैंडलॉर्ड ने टीनेंट से बात कर ली या टीनेंट ने लैंडलॉर्ड से बात कर ली और दोनों एग्री हो गए। वो कह रहा है कि मैं अपने मकान का रिनोवेशन करवाना चाहता हूं, इसमें रिपेयरिंग जो भी जरूरत है वो इस हिसाब से करवाना चाहता हूं, तो वो दोनों एग्री हो गए। वो टीनेंट भी खुश कि भाई अच्छी जगह पे रहने को मिलेगा, लैंडलॉर्ड इसलिए खुश है कि भाई पैसे बढ़ा दूंगा इसके। तो फिर अगर ये दोनों हो गए और एक्सपेंडिचर ऑन द अकाउंट ऑफ इंप्रूवमेंट, और उसने क्या कर दिया लैंडलॉर्ड ने, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च कर दिया उस मकान के उस प्रीमाइसेस के इंप्रूवमेंट पर, और इस बात के लिए टीनेंट एग्री हो गया। लेकिन अगर टीनेंट जो है वो मना कर देता, तो फिर क्या देना पड़ता क्या उसे पैसा, फिर नहीं देता, क्योंकि उसकी सहमति तो चाहिए ना। वो कह रहा है कि मैं यार 6,000 का ही बजट है, मैं 10,000 कैसे दे सकता हूं तुम्हें? तो ये चीज है इसके अंदर। अब क्या लिखा है देखो, एडिशन और स्ट्रक्चर ऑल्ट्रेशन इन द प्रीमाइसेस ऑक्यूपाइड बाय द टीनेंट। टीनेंट जिसमें रह रहा है उसमें कुछ एक्सपेंडिचर किया गया है इंप्रूवमेंट के लिए, एडिशन स्ट्रक्चरल ऑल्ट्रेशन के लिए, विच डज नॉट इंक्लूड रिपेयर। लेकिन वो रिपेयरिंग नहीं है। रिपेयर का मतलब तो ये हुआ कि नल खराब हो गया तो नल सही करवा दिया, लेकिन उसने क्या किया, पूरी तरह से ऑल्ट्रेशन मॉडिफाई कर दिया, उसको अच्छी जगह बना दी, उसके लिए कह रहा है। बट विच डज नॉट इंक्लूड रिपेयरिंग नेसेसरी टू बी कैरिड आउट। तो नेसेसरी चीजों के लिए तो वो रिपेयरिंग नहीं है। तो फिर कह रहा है कि लैंडलॉर्ड में इंक्रीज द रेंट ऑफ प्रीमाइसेस बाय द अमाउंट एज एग्रीड बिटवीन द लैंडलॉर्ड और टीनेंट प्रायर द कमेंसमेंट ऑफ द वर्क। लिखा है ना, पहले एग्री किया था, तो काम को करवाने से पहले जिस रेंट के लिए वो एग्री हो गया था, उसने कहा कि लैंडलॉर्ड मैं इंप्रूवमेंट तो तभी करवाऊंगा जब तुम 6,000 की जगह 10,000 रुपए दोगे। वो तैयार हो गया देने के लिए, कह रहा है कि हाँ सर करवा दो मैं दूंगा, तो फिर वो उसको देना पड़ेगा जिसके लिए वो एग्री हुए हैं। क्या लिखा है, सच इंक्रीज इन रेंट शैल बिकम इफेक्टिव फ्रॉम 1 month आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। अब देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर,
ये कह रहा है कि ये पैसा देना कब से पड़ेगा उस व्यक्ति को। तो कह रहा है कि सपोज करो 6 महीने तक घर में काम चलता रहा, तो ऐसा है कि 6 महीने जब से काम चल रहा है तब से 10,000 रुपए देना चालू कर दे। तो कह रहा है ऐसा नहीं है। तो ये कह रहा है कि वर्क के कंप्लीट होने के बाद के 1 महीने बाद से, जैसे सपोज करो आज 10 दिन हो गए उसे 10 तारीख है और 10 तारीख को कंप्लीट हो गया काम, तो अगला महीना जो आएगा उस महीने से वो क्या कर देगा, रेंट इंक्रीज कर देगा, वो इफेक्टिव होगा। क्लियर हो गई बात। आगे देखिए क्लॉज 2 इसका सबसेक्शन नंबर 1 तो ये कह रहा है कि रिवीजन ऑफ रेंट में क्लॉज 2 क्या कहता है, ये कह रहा है कि सपोज करो अब कभी कभी ये चीज तो होती रहती है, ठीक है, लेकिन अब ये तो आपको समझ में आ गया कि इंप्रूवमेंट किया, लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो होता है ना, टीनेंट के पास जो जो सामान दिए थे उसने कहा कि ऐसा करो मैं तुमको बेड देता हूं रहने के लिए। पहले तो वैसे तो मकान प्रमाइसिस दे रहा था, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। वो कह रहा है कि मैं तुमको सेमी फर्निश की जगह फर्निश देता हूं मकान, लेकिन बाद में उसने वो सारी चीजें उससे धीरे धीरे करके ले रही। कह रहा भाई अब मैं कैसे रहूं, मैंने तो तुम्हें तय ही ये किया था कि भाई 10,000 रुपए तुम्हें इसलिए दे रहा था क्योंकि तुमने बेड दे रखा था, तुमने फर्नीचर दे रखा था, तुमने बर्तन दे रखे थे, सोने के लिए गद्दे दे रखे थे, लेकिन तुमने तो सारी चीजें ले ली मेरे से धीरे धीरे करके। तो अब जब सर्विसेज कम कर दी तो अमाउंट भी तो कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो अमाउंट जब कम होगा तो इसका मतलब रिवीजन ऑफ रेंट उसमें भी तो जरूरी है ना कम करना। तो उसी तरीके की चीज जो है क्लॉज 2 कहता है। अगर लैंडलॉर्ड ने उसकी सर्विसेज में कोई कमी कर दी तो फिर रिवीजन ऑफ रेंट में अब टीनेंट जो है उसके पास ये राइट हो जाएगा और वो क्लेम कर सकता है उस रेंट को डिडक्ट करने के लिए, मतलब उसका इंक्रीजमेंट तो हो उसको डिडक्ट करवा लेगा। वो कहेगा भैया पैसा कम करो। इसलिए नीचे अंडरलाइन कीजिए, ये राइट है टीनेंट का, लिखा है टीनेंट मे क्लेम। मे का मतलब चाहे तो कर सकता है और नहीं करना चाहे और वो कह रहा है कोई बात नहीं तो ठीक है, हमें क्या दिक्कत है ना। तो यहाँ पर रिडक्शन इन द रेंट अंडरलाइन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर। क्लॉज 3 देखिए इसका। अब कह रहा है कि जैसे ही लैंडलॉर्ड को ये बात पता चल जाता है कि भैया टीनेंट तो रिडक्शन करने के लिए कह रहा है और लैंडलॉर्ड हमारा लालची, वो कह रहा है मैं तो 1 रुपए कम नहीं करूं, तो फिर उसको रिस्टोर करना पड़ेगा जो जो सर्विसेज थी उसकी सारी चीजें उसको कैसी देनी पड़ेंगी, सारी चीजें देनी पड़ेंगी। अगर वो नहीं देता है, देखो लिखा है नीचे ही नीचे एक शब्द लिखा है क्लॉज 3 में, और एग्री। अगर उसने नहीं दी वो सारी चीजें रिस्टोर कर दी जब तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं दी तो फिर उसको रेंट रिडक्ट ही करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा उसे रेंट। क्लियर हो गई बात, बताइए। Yes, sir. आगे देखिए अब क्या हो गया, सपोज करो इन दोनों के बीच में क्या हो गया, डिस्प्यूट अराइज हो गया। वो तो कह रहा है मैं तो 1 भी रुपया कम नहीं करूं और वो कह रहा है कि मैं तो क्लेम करूंगा, मैं तो आगे डिस्प्यूट तो हो गया। तो इसकी पिटिशन फाइल कहां करेंगे ये लोग जाके। तो इसके लिए क्लॉज 4 कहता है कि इन केस ऑफ कंफ्लिक्ट द लैंडलॉर्ड और टीनेंट में अप्रोच द रेंट अथॉरिटी बाय फाइलिंग पिटिशन, ठीक है, बिफोर द रेंट अथॉरिटी। तो रेंट अथॉरिटी क्या करेगी, अथॉरिटी शैल ट्राई टू रिजॉल्व द कंफ्लिक्ट और टू अराइव एट एमिकेबल सेटलमेंट। सबसे पहले तो क्या करवाएगी, मीडिएशन करवा देगी, उनका एमिकेबल सेटलमेंट करवा देगी, समझौता करवा देगी। भाई कहेगी तुम ऐसा मानो और तुम ऐसा मानो, जैसा भी करवाना चाहे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही काम करवाएगी। अगर नहीं होगा, मतलब अगर सेटलमेंट उनके बीच में नहीं हो पाता है तो फिर क्या होगा, he may pass appropriate order on the basis of the material brought on record by hearing both the parties। अब ये रिकॉर्ड कहां से आया इसके पास, पढ़ लिया था ना पहले, रिकॉर्ड मिला था इसको। अब उस रिकॉर्ड को चेक करेगा कि क्या क्या चीज मिल रही थी और क्या नहीं मिल रही थी, उसके आधार पर ये कर देगा, डिसाइड कर देगा मैटर को। और दूसरा पार्टीज को भी सुन लेगा हाथ की क्या क्या चीजें थी, दोनों चीजों को मैटर को ऐसे सॉर्ट आउट कर देगा। इससे क्या हो गया, अब आसान हो गई ना चीजें समझना और सुनना। अब देखिए ऐसा ही सेक्शन नंबर 22E है आपका। सेक्शन नंबर 22E क्या कहता है, देखिए, रेंट अथॉरिटी टू फिक्स रिवाइज रेंट इन द सर्कमस्टेंसेस स्पेसिफाइड इन सेक्शन नंबर 22D। केवल रेंट अथॉरिटी जो है वो रिवाइज रेंट को फिक्स कहां कर सकती है, तो केवल सेक्शन नंबर 22D के अकॉर्डिंग ही कर सकती है, जो उसमें एग्री किया था उन्होंने, ठीक है। देखो क्या लिखा है इसमें,
रेंट अथॉरिटी ऑन एप्लीकेशन प्रेजेंटेड बाय द लैंडलॉर्ड, या तो लैंडलॉर्ड ने प्रेजेंट करी हो एप्लीकेशन या टीनेंट ने करी हो, क्योंकि दोनों का ही मसला था ना। एक का क्लॉज 1 में था कि इंप्रूवमेंट करवाया था तो पैसा नहीं दे रहा था, क्लॉज 2 में क्या मसला था कि रिवीजन ऑफ रेंट, उसने सारी चीजें ले ली थी उससे, तो टीनेंट क्लेम कर रहा है कि भाई पैसा दो, पैसा कम करो मेरा रेंट का। तो उसी के बारे में कह रहा है कि लैंडलॉर्ड और टीनेंट के द्वारा पहले तो एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, और जब वो एप्लीकेशन देंगे तभी वो रेंट को फिक्स करेगा, या तो कौन करेगा, रेंट अथॉरिटी, और नहीं तो उसको रिवाइज कर देगा। उससे कहेगा 6,000 दे रहे थे ना, इंप्रूवमेंट करवाया ना, 10,000 दो। उससे कहेगा 10,000 दिए थे ना आपको, और उसने आपने सारी चीजें ले ली ना, उससे 6,000 कर दो, वो चीज है। shall fix or revise the rent or other charges payable by the tenant as also fix the date from which revised rent become payable। अब ये डेट भी फिक्स कर देगा कि कब से तुम्हें ये रेंट देना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? रेंट का डेट भी फिक्स कर देगा कि कब से ये डिडक्ट होगा और कब से ये देना पड़ेगा, अगर डिस्प्यूट हो जाएगा उनके बीच में, तो ये चीज भी इसके हाथ में है। आगे देखिए सेक्शन नंबर 2F 22F सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में क्या कह रहा है, सेव एज एन एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी, जब तक कि कोई कॉन्ट्ररी एग्रीमेंट ना हो। अगर एग्रीमेंट उनके बीच में कोई और हो रखा है तब तो वही मानना पड़ेगा, लेकिन अगर नहीं हो तो जनरल रूल क्या होगा इसका, भाई उन्होंने कॉन्ट्ररी एग्रीमेंट क्या कर रखा है इस जनरल रूल के, 2 महीने का कर रखा है। वो कह रहा है कि भाई 2 महीने की सिक्योरिटी चाहिए, वो ये कह रहा है कि भाई मेरे को तो 15 दिन की सिक्योरिटी चाहिए, तो फिर उन्होंने कॉन्ट्ररी एग्रीमेंट कर रखा है तो हम तो कुछ कर ही नहीं सकते उसमें। लेकिन अगर नहीं कर रखा तो फिर क्या होगा, तो कह रहा है इट शैल बी लॉफुल फॉर द लैंडलॉर्ड टू चार्ज द सिक्योरिटी डिपॉजिट इक्वल टू द 1 मंथ रेंट। कितना डिपॉजिट करवा सकता है सिक्योरिटी को, केवल 1 महीने का करवा सकता है, उससे ज्यादा का नहीं करवा सकता। 1 महीने का कितना है, सपोज करो 10,000 है तो 10,000 की सिक्योरिटी लेगा, उससे ज्यादा की जमा नहीं करवा सकता। लेकिन लोग 2-2 महीने की भी ले रहे हैं, तो अब कुछ कर सकते हैं कि हम उसमें नहीं कर सकते भाई, इसलिए उसने पहले कह दिया था कि एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी, कोई एग्रीमेंट आपने कॉन्ट्ररी कर रखा है तो अब कुछ नहीं कर सकते। आगे देखिए क्या लिखा है, द सिक्योरिटी डिपॉजिट शैल बी रिफंड, अभी 1 मंथ को अंडरलाइन कर लेना है ना, सिक्योरिटी डिपॉजिट शैल बी रिफंडेड टू द टेनेंट विद इन 1 मंथ आफ्टर द वेकेशन ऑफ द प्रीमाइसेस। अब ये कह रहा है कि ये सिक्योरिटी जो डिपॉजिट की गई है देनी कब पड़ेगी उसको, क्या रिफंडेबल है या नहीं है, तो कह रहा है कि जिस दिन वो प्रीमाइसेस को छोड़ेगा उस दिन को छोड़ करके, उस दिन से लेकर के विद इन 1 महीने, विद इन 1 मंथ उसको वो रिफंड करना पड़ेगा डिपॉजिट जो भी है। लेकिन क्या सीधा डिपॉजिट रिफंड कर दे, क्या 10,000 दिए 10,000 छोड़ दे, क्या नहीं, सिक्योरिटी डिपॉजिट का मतलब ही खत्म हो जाएगा फिर तो, मतलब क्या होगा, तो कह रहा है कि सपोज करो उसके घर में कोई चीज को नुकसान कर गया, तोड़ गया, या कोई बिजली का बिल नहीं दिया उसने, या और भी पानी की बिजली की बिल नहीं दिए, या कोई और भी जो छोटी मोटी चीजें टूट गई हैं, फॉल्ट हो गई हैं वहां पर, तो उनका पैसा काट लेगा और फिर उसको देगा पैसा, इसलिए तो रखा था डिपॉजिट करके। इसलिए लिखा है देखो क्लॉज 2 में, क्लॉज 2 में लिखा है आफ्टर मेकिंग ड्यू डिडक्शन एनी लाइबिलिटी ऑफ द टीनेंट। सबसे पहले क्या करेगा, टीनेंट की जो लाइबिलिटीज थी, जो ड्यू थी, उनमें से वो पैसा डिडक्ट कर लेगा उस सिक्योरिटी डिपॉजिट में से, फिर उसको पैसा देगा वो। जैसे कि सपोज करो उसके वहां पे कुर्सी रखी थी, उसने कुर्सी दे रखी थी, कुर्सी तोड़ दी, तो 500 रुपए कम करके और जितने पैसे हैं उसको दे देगा। आगे देखिए क्लॉज 3, whenever the security deposit is not refunded to the tenant within a period of specified under subsection number 2, तो फिर वही बात मैंने सब्जेक्ट मैटर बता ही दिया कि अगर वो मना कर देता, 1 महीना हो गया दे ही नहीं रहा पैसा, और वो टीनेंट जो मांग रहा है उससे, तो फिर पिटीशन करने का राइट भी टीनेंट का ही तो होगा, तो फिर वो कहां करेगा, तो कह रहा है रेंट अथॉरिटी के पास जाओ। तो कह रहा है द टीनेंट में फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर द रेंट अथॉरिटी फॉर द डायरेक्टिंग द लैंडलॉर्ड टू रिफंड द सिक्योरिटी ऑफ डिपॉजिट। क्लियर हो गई बात? सेक्शन नंबर 22G क्या कह रहा है ये, डिपॉजिटिंग ऑफ रेंट विद द रेंट अथॉरिटी इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर रेंट अथॉरिटी को ही डिपॉजिट करवाना पड़ता है रेंट। कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं, सपोज करो एक घर के 2 मालिक हैं, उनके बीच में होगी लड़ाई झगड़े, तो कहां करवाओगे पैसा आप जमा,
वो कह रहा है मुझे दो, वो कह रहा है मुझे दो, किसको दोगे? तो हो गया ना डिस्प्यूट। तो फिर ऐसे केस में कह रहा है कि जो ये रेंट डिपॉजिट कराना होगा वो कहाँ करा दो आप? रेंट अथॉरिटी को करा दो। रेंट अथॉरिटी अपने आप सुलट लेगी उनसे, क्योंकि अगर आपने रेंट नहीं दिया तो 4 महीने का ग्राउंड मिल जाएगा, वो आपको इविक्ट करवा देगा वहां से, कहेगा रेंट ही नहीं दे रहा है तो। इसीलिए आपने याद है कहां पढ़ा था, सेक्शन नंबर 9 के ग्राउंड्स में लिखा था कि नहीं लिखा था? यस सर। इसीलिए लिखा था वहां पे। कह रहा है नहीं तो उसके पास तो ग्राउंड आ जाएगा, तुम्हें निकाल देगा वो तो। लेकिन तुम्हें क्या करना है इस चीज के लिए? तुम्हें करना है कि तुम ऐसा करो, वो पैसा तो कहीं ना कहीं देना पड़ेगा ना आपको। तो कह रहा है कि रेंट अथॉरिटी को डिपॉजिट करा दो, वो अपने आप देखेगा उसे। देखिए क्या लिखा है, where the landlord does not accept any rent tendered by the tenant in the manner specified in subsection number 5। अब कह रहा है लैंडलॉर्ड को ने डज नॉट एक्सेप्ट, लैंडलॉर्ड ने वो एक्सेप्ट ही नहीं किया रेंट, और आप कैसे भेज रहे थे? सेक्शन नंबर 5, सेक्शन नंबर 5 के अकॉर्डिंग क्या बता रखा है? मोड ऑफ पेमेंट बता रखा है, नहीं बता रखा? मोड ऑफ पेमेंट के बारे में, मोड ऑफ पेमेंट में क्या बता रखा है कि अगर उसने बैंक अकाउंट नंबर दे रखा है अपना तब तो वो उसमें करा दो, लेकिन उसने दिया ही नहीं तो एक्सेप्ट कैसे करेगा वो? और आप कैश देने गए तब भी नहीं कर रहा, तो फिर ऐसे केस में क्या होगा? लिखा है कि रिफ्यूजेज टू गिव अ रिसिप्ट, रिसिप्ट देने से रिफ्यूज कर देता है, मतलब प्राप्त करने से मना कर देता है कि मैं नहीं ले रहा पैसा वैसा। तो टीनेंट क्या करेगा उस केस में? अब ये क्यों कर रहा है वो पता है आपको? उसे निकालना है वो व्यक्ति, और रेंट नहीं ले रहा, तो 4 महीने का ग्राउंड मिल जाएगा ना उसे, इसी चक्कर में ऐसा कर रहा है। तो फिर ऐसी स्थिति में टीनेंट जो है रेंट अथॉरिटी को इन टाइम, जिस टाइम पर वो पैसा देता है वो सबमिट करा दे, डिपॉजिट करा दे, जिससे उसको डिफेंस मिल जाएगा ना, ग्राउंड मिल जाएगा। आगे देखिए क्लॉज 2, क्लॉज 2 क्या कह रहा है? वेनेवर इन एनी केस देयर इज बोनाफाइड डाउट अबाउट द पर्सन और पर्सन टू हुम द रेंट इज पेएबल। बोनाफाइड डाउट किसको है? टेनेंट को है। किस बात का? कि भैया पैसा देना किसको है मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि उनके बीच में डिस्प्यूट चल रहे हैं। वो कह रहा है मैं मालिक हूं, वो कह रहा है मैं मालिक हूं, दूं किसको पैसा? तो ऐसे केस में भी कह रहा है कि टेनेंट डिपॉजिट सच रेंट विद द रेंट अथॉरिटी। आगे देखिए क्लॉज 3, क्लॉज 3 कह रहा है ऑन द डिपॉजिट ऑफ द रेंट, जब रेंट डिपॉजिट कराया जाएगा तो रेंट अथॉरिटी करेगी क्या उसका? तो कह रहा है रेंट अथॉरिटी शैल इन्वेस्टिगेट द केस एंड पास ऑर्डर बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द केस। समझ में आई बात? कि भैया रेंट अथॉरिटी के पास पैसा तो जमा करा दिया और उसको बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे दिक्कत हो रही है, तो पहले तो वो इन्वेस्टिगेट करवाएगी और उस केस को देखेगी और डिस्पोज ऑफ कर देगी, मतलब मैटर को डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश करेगी। आगे देखिए क्लॉज 4, क्लॉज 4 कहता है अमाउंट ऑफ रेंट डिपॉजिटेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी अकाउंटेड फॉर इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अब क्या करेगा? जो पैसा मिला है क्या अपने पर्सनल अकाउंट में रखेगा उस पैसे को? तो ये कह रहा है कि अमाउंट ऑफ रेंट जो किया गया था इस सेक्शन के अंतर्गत शैल बी अकाउंटेड, अपने पास रखेगा तो सही, लेकिन कहां रखेगा? शैल बी केप्ट इन अ पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट, एक अलग से इनका एक अकाउंट होता है उसके अंदर रखेगा, और ऑपरेट द पेमेंट टू द लैंडलॉर्ड अदर लॉफुल क्लेमेंट इन द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। जब भी वो मांगेंगे ना, लैंडलॉर्ड मांगेगा या उसका रिप्रेजेंटेटिव मांगेगा, तो फिर उनको उसमें से निकाल के दे देगा पैसा। ठीक है, अब आगे देखिए क्या लिखा है क्लॉज 5, कह रहा है द रिसिप्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड ऑफ द रेंट डिपॉजिट अंडर सबसेक्शन नंबर 1 और सबसेक्शन नंबर 2 as the case may be shall not be operate as a admission to correctness of the rent other fact stated by the tenant while the depositing of the same। ये कह रहा है कि लैंडलॉर्ड जो है अंडर सबसेक्शन नंबर 1 और सबसेक्शन नंबर 2, देखा ना, रिफ्यूज कर दिया उसने, ले नहीं रहा या उसको पता नहीं चला, तो अब उसको क्या है कि वो पेमेंट जो है ऑपरेट कर दिया गया किसके थ्रू? रेंट अथॉरिटी के थ्रू। तो फिर वो क्या करेगा? उसकी रिसिप्ट देगा। ठीक है, और ऐसा मान लिया जाएगा, यहां पर ऐसा मान लिया जाएगा टीनेंट ने जो है रेंट जो है उतना ही दिया है जितना बनता है, लेकिन अब रेंट अथॉरिटी को तो पता ही नहीं था कितना पैसा देना कितना नहीं देना, तो जितना दिया है उतने की रिसिप्ट तो दे देगा, लेकिन यहां पर
इस चीज को करेक्टनेस कौन करवाएगा, चेक कौन करवाएगा, लैंडलॉर्ड ही तो बताएगा ना। पता चला लैंडलॉर्ड को तो देता है वो 10,000 रुपए और रेंट टर्मिनल को केवल 6,000 रुपए दे के आया है, समझ में आ रही बात। तो इस चीज के बारे में कौन बताएगा कि साहब इसने जो पैसा है वो पूरा ही नहीं दिया, आपको गलत बताया है। तो फिर उस केस में करेक्टनेस करने की जिम्मेदारी टीनेंट की होगी और वो सॉरी लैंडलॉर्ड की होगी, और उसके आधार पर ही वो रिसिप्ट देगा। क्लियर हो गई बात। तो ये आपका चैप्टर नंबर 5B भी कंप्लीट हो गया। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछिए फटाफट से। कुछ पूछना है क्या? No, sir. क्लियर हो रही है ना, एक एक शब्द मैंने बताए आपको क्लियर करके कि क्या क्या चीज इसके अंदर है, किस तरीके से इसे प्रैक्टिकल अप्रोच से जोड़ा गया है। No, sir. चलिए ठीक है, चलो आज के लिए छोड़ते हैं, फिर आपको देर और दिक्कत। चलो कुछ और पढ़ा देता हूं थोड़ा बहुत। चैप्टर नंबर 6 देखिए इसका। चैप्टर नंबर 6 जो है वो आपको 24, 23, 24 और 24A के बारे में बताता है। यहां पर आपको बता रखा है कि अमेनिटीज जो आप पढ़ रहे थे ना सेक्शन नंबर 2A के अंदर डिफाइन की हुई है, तो उसी के बारे में बता रहा है कि अमेनिटीज कब डिसकंटिन्यू की जा सकती है और कब कंटिन्यू की जा सकती है। तो ये डिसकंटिन्यू करेगा कौन, इसका राइट किसके पास है, और किसकी अमेनिटीज को खत्म किया जा रहा है। तो सीधी सी बात है, ये तो जनरल रूल है कि अमेनिटीज का मतलब क्या था कि सुख सुविधाएं, अलग से उसका चार्ज देना पड़ता है। अब वो बिजली का पैसा नहीं दे रहा तो बिजली काटनी पड़ेगी उसकी, वो वाईफाई का पैसा नहीं दे रहा तो वाईफाई का देंगे क्या पासवर्ड उसे हम। तो इसी चक्कर में ये है, कह रहा है कि कब ये लैंडलॉर्ड जो है डिसकंटिन्यू कर सकता है ऐसी अमेनिटीज को। लेकिन यहां पर जनरल रूल क्या लिखा है, लैंडलॉर्ड नॉट टू डिसकंटिन्यू। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको डिसकंटिन्यू नहीं कर सकता, लेकिन कब कर सकता है, तो उसको रीजनेबल ग्राउंड देने पड़ेंगे कि सब पानी का बिल नहीं भर रहा ये व्यक्ति, ठीक है। इस तरह की कुछ चीजें हैं। देखिए क्लॉज 1 देखिए इसका, नो लैंडलॉर्ड ईदर हिमसेल्फ और एक्टिंग थ्रू एनी पर्सन, या तो खुद और एक्टिंग थ्रू एनी पर्सन का मतलब क्या है, या उसके बिहाफ पर कोई और व्यक्ति उसने भेजा है वहां पर और उससे कहा है, जैसे बिजली वाले को कहा है, अब खुद बिजली थोड़ा ना काटने जाएगा उसकी खुद ने उसको किसी और व्यक्ति को भेजा इलेक्ट्रिशियन को और उसे कहा है कि इसका पत्ता काट दो वहां से, तो उसने वहां से हटा दिया। तो इसी के बारे में कह रहा है कि या तो खुद या किसी और के थ्रू, या एनी पर्सन परपोर्टिंग टू द एक्ट ऑन हिज बिहाफ शैल डिसकंटिन्यू। तो कह रहा है कि ना तो खुद करेगा ना किसी और को करने देगा, डिसकंटिन्यू नहीं करने देगा। ये जनरल रूल है किसी भी अमेनिटीज को। किनको, जिनको अमेनिटीज को एंजॉय कौन कर रहा है, टीनेंट कर रहा है, इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोमाइसेस लेट आउट टू हिम। और वो किससे संबंधित है, जो प्रोमाइसेस के साथ जुड़ी हुई थी, ठीक है। लेकिन कब कर सकता है वो बता रहा है अभी, जनरल रूल तो मना कर दिया, लेकिन कब कर सकता है, तो कह रहा है कि द लैंडलॉर्ड में हाउएवर डिसकंटिन्यू और विद होल्ड एनी अमेनिटीज विद द परमिशन ऑफ द रेंट अथॉरिटी और रेंट। तो मतलब क्या करेगा, ये रेंट अथॉरिटी के परमिशन से कर सकता है। तो इसको रेंट अथॉरिटी को रीजन देने पड़ेंगे ना इसके लिए कि भाई मैं इसलिए डिसकंटिन्यू कर रहा हूं। तो क्या लिखा है इसके लिए, रेंट अथॉरिटी शैल ग्रांट सच परमिशन इफ इट इज सेटिस्फाइड द टेनेंट हैज नॉट पेड द चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ द अमेनिटीज। लिखा है ना कि भैया पैसा ही नहीं दे रहा तो भाई कैसे देंगे इसको हम, तो इसलिए मना कर रहा है। तो फिर कह रहा है कि विच ही वाज लायबल टू पे, तो फिर उसके लिए वो पेबल, जिसके लिए वो लाइबल था कि पे करे अमेनिटीज के लिए, वाईफाई का कनेक्शन ले रखा है, एसी ले रखा है, ले तो सब कुछ रखा है, पैसा दे नहीं रहा एक भी, तो फिर ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में डिसकंटिन्यू कर दी जाएगी अमेनिटीज। आगे देखिए, ऑन द पिटिशन ऑफ द लैंडलॉर्ड। अब देखो यहां पर ये कह रहा है कि कंटिन्यू भी हो सकती है, पहले तो डिसकंटिन्यू कर दी। क्या कह रहा है देखिए, ऑन द पिटिशन ऑफ द लैंडलॉर्ड फॉर द परमिशन टू डिसकंटिन्यू और विद होल्ड अमेनिटीज और ऑन द पिटिशन ऑफ द टेनेंट रिस्टोरेशन ऑफ द अमेनिटीज। अब एक तो कर रहा है कि डिसकंटिन्यू करवानी मुझे, तो लैंडलॉर्ड तो एप्लीकेशन किस बात के लिए दे रहा है,
कि भाई ये पैसा नहीं दे रहा तो डिसकंटिन्यू करवा रहा है। और दूसरा टीनेंट क्यों करवा रहा है, टीनेंट कह रहा है पिटीशन इसलिए फाइल कर रहा है कि साहब मेरी जो अमेनिटीज हैं उनको चालू रखवाइए, कंटिन्यू करवाइए, रिस्टोर करवाइए, कहने का मतलब ये है। तो ये कहां पिटीशन फाइल करेंगे, तो कह रहा है रेंट अथॉरिटी, पहले रेंट ट्रिब्यूनल लिखा हुआ था, अब क्या कर दिया इन्होंने 2017 के बाद से लागू होगा, ये ध्यान रखना, उसके पहले के बात नहीं होगी। पहले के तो सारे केसेस को इसके पास जाएंगे, रेंट ट्रिब्यूनल के पास ही जाएंगे। 2017 के बाद कोई केस फाइल करेगा तो ये इसमें आएगा। ये बात आपको सेक्शन नंबर 24A में पढ़ने को मिल जाएगी, 24 में मिल जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर रेंट अथॉरिटी लिख दिया इन्होंने। तो रेंट अथॉरिटी को जैसे ही पिटीशन फाइल की गई तो वो एक नोटिस इशू करेगा दूसरी पार्टी को, और उसकी बातों को सुनेगा और उसके आधार पर डिसाइड कर देगा, क्योंकि उसके पास रिकॉर्ड तो पहले से ही मिले हुए हैं। ठीक है। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द इंक्वायरी अंडर दिस सेक्शन, अब इस इंक्वायरी के दौरान ये क्या करेगा रेंट अथॉरिटी, तो ये इंटरिम ऑर्डर भी दे सकता है, बीच बीच में कहेगा भैया पैसा दो उसका, या जो भी चीजें कहने के मंगवाएगा, कोई डॉक्यूमेंट मंगवाएगा तो उनके लिए भी ये इंटरिम ऑर्डर दे सकता है। आगे देखिए, रेंट अथॉरिटी शैल कंडक्ट प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन इन समरी मैनर। समरी मैनर में मतलब संक्षिप्त रूप में, छोटी मोटी चीजें करके, ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लगा दे उस चीज में ही, तो समरी मैनर में ये सारे काम करवाएगा। और इस मैटर को जो है, जिस दिन से ऐसा पिटीशन फाइल की गई है उस दिन की डेट से लेकर के 60 दिन के अंदर अंदर डिस्पोज ऑफ कर देगा। अंडरलाइन कीजिए 60 डेज को। क्लियर हो गई बात। अब इसी तरीके का सेक्शन नंबर 24 भी है, ड्यूटीज ऑफ द लैंडलॉर्ड एंड टीनेंट। इसके अंदर कुछ नहीं है खास, बस हो गया, इसके अंदर कुछ खास नहीं है, इसमें बस इतना सा बता रखा है कि जो ये लैंडलॉर्ड और टीनेंट है इनकी ड्यूटी क्या होगी। जैसे कि सपोज करो छोटा मोटा काम करवाना है, तो वहां पर आपने देखा ना रेंट दे रहा था तो वो इंप्रूवमेंट करने के लिए कह रहा था, तो वहां पे एक चीज को हटा दिया गया था, कह रहा था डज नॉट इंक्लूड रिपेयरिंग। क्यों कर दिया उसको, हटा क्यों दिया, क्योंकि उस रिपेयरिंग की बात जो है सेक्शन नंबर 24 करता है। जैसे पेंट खराब हो गया, नल खराब हो गए, तो उनके लिए कुछ कुछ चीजों के बारे में बताया हुआ है। तो कह रहा है कि 5% जो एनुअल रेंट देता है उसका 5% जो है वो कौन खर्च करेगा, अगर कोई जरूरी सामान टूट गया है फिर तो उसके लिए तो खर्च करेगा टीनेंट उस रिपेयरिंग के लिए, लेकिन उससे ज्यादा अगर पैसा लगता है तो उसका बियरिंग कौन देगा, लैंडलॉर्ड देगा, क्योंकि वो भी तो रेंट ले रहा है ना उससे। कह रहा है कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी रिटन एग्रीमेंट, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं हो रखा उनके बीच में, तब एसेंशियल रिपेयर्स कैसे होंगे, तो कह रहा है एसेंशियल रिपेयर इन अ ईयर इन्वॉल्विंग द एक्सपेंडिचर अप टू द 5 ईयर एनुअल रेंट। कितना, 5%, लेकिन किसका, एनुअल रेंट का। जैसे कि 6,000 का एनुअल रेंट, 5% कितना हुआ, 300 रुपए, 610 रुपए हो गए। 600 जो है 10% हो गया, उसका 5% 300 रुपए हो गया, तो 300 रुपए खर्च कर सकता है। लेकिन उससे ज्यादा लगेगा तो लैंडलॉर्ड को वो उठाना पड़ेगा सारा खर्चा। ठीक है, अब जो लैंडलॉर्ड है वो सुन ले। ठीक है, आगे देखिए इसी तरीके की कुछ चीजें हैं। प्रोवाइजो में क्या दे रखा है इसके में, कह रहा है कि लैंडलॉर्ड जो है अगर वो नेग्लेक्ट कर देता है ऐसी एसेंशियल रिपेयर को, ठीक है, तो विद इन पीरियड ऑफ 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द नोटिस, 15 दिन हो गए वो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा किसी चीज पर, तो फिर टीनेंट जो है उसके पास पावर है, मतलब राइट है उसके पास कि वो रेंट अथॉरिटी के पास जाएगा और उनसे कहेगा कि साहब ऐसे ऐसे पैसा दिलवाओ, मैंने तो कर दिया अपना काम, अब इससे पैसा दिलवाइए। तो रेंट अथॉरिटी के पास सेम वही पावर आ गई। पहले तो रेंट ट्रिब्यूनल सुनती थी इस काम को, अब रेंट अथॉरिटी को, क्योंकि ये छोटे मोटे काम है ना, अब हर चीज को ये थोड़ा ना सुनेगी रेंट ट्रिब्यूनल, इसलिए इसको सौंप दिया। कह रहा है कि रिकवरी करवाओ पैसे की, तो कह रहा है कि जो तुम रेंट देते हो ना उस रेंट में से काट लेना पैसा। क्लियर हो गई बात। यहां पर अंडरलाइन कर सकते हो अगर करना चाहो, सेटिंग ऑफ लिखा है ना, सेटिंग ऑफ, उस सेट ऑफ का मतलब यही होता है। अब कह रहा है कि जब ऐसे मैटर को सुनेगा तो फिर करेगा क्या ये, तो कह रहा है कि सेम प्रोसीजर वो ही इस्तेमाल करेगा जो 23 में इस्तेमाल कर रहा था, उस डिस्प्यूट को डिसाइड करने के लिए। कौन, रेंट अथॉरिटी। तो आपने देख लिया था कैसे कैसे उसमें बताई थी, परमिशन, पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी और चीजें करनी पड़ेंगी, फिर उनको हियरिंग करवाएगा तो डिसाइड करेगा। लेकिन ये डिसाइड कितने दिन में होगी ये चीज, तो वही सेम चीज है 60 डेज में।
इसके लिए भी कितना लगेगा, विद इन 60 डेज में इसका डिस्पोज ऑफ कर देगा कि कितना जो पैसा रिपेयरिंग में खर्च किया है उसको सारा का सारा उसको दिलवा दे, किसको, टीनेंट को, अगर लैंडलॉर्ड नहीं दे रहा है तो। ये बात कहां लिखी हुई है, तो ये सेक्शन नंबर 24 के क्लॉज 2 में लिखी हुई है। क्लियर है बात? Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए सेक्शन नंबर 24 है, इसमें कोई चीज नहीं दे रखी, बस उसी को एक्सप्लेन किया हुआ है जो बार बार रेंट अथॉरिटी शब्द लिखा रहा है ना, उसी को एक्सप्लेन कर रहा है और कह रहा है कि जितने भी अब तक के डिस्पोजल पेंडिंग केसेस पड़े हैं, अगर कोई पेंडिंग केसेस पहले से ही पड़े हैं उनको तो निभाएगा कौन, उनका जो डिस्प्यूट है उनको तो सबको सॉर्ट आउट कौन करवाएगा, रेंट ट्रिब्यूनल ही करवाएगा, क्योंकि वो अब से नहीं है, 2017 के पहले के हैं, तो वो सारी पिटीशन किसके पास थी, रेंट ट्रिब्यूनल के पास थी, तो उनको तो वही निभाएगा, उनका डिस्पोजल तो वही करेगा। उस केस में तो आपको रेंट ट्रिब्यूनल ही समझना पड़ेगा यहाँ पर, जहां पर भी रेंट अथॉरिटी शब्द यूज किया गया था, और वो सेम प्रोसीजर वही फॉलो होंगे उसके लिए। लेकिन अगर 2017 के बाद से अगर कोई व्यक्ति आता है केस लेकर के इसी तरीके के मैटर के जो सेक्शन नंबर 23 और 24 में फॉल होते होंगे, तो ऐसे केस में वहां पर रेंट अथॉरिटी डिस्पोजल करेगा ऐसे मैटर्स का। इसलिए मैंने बताया था ना, यहां पर सब्जेक्ट मैटर जब पढ़ोगे 22 के क्लॉज ए के, तो वहां पर लिखे हुए हैं कि सेक्शन नंबर 23 और सेक्शन नंबर 24 के भी सब्जेक्ट मैटर को अब डील कौन करेगा, रेंट अथॉरिटी करेगी। क्लियर हो गई बात? अब कुछ पूछना है तो पूछिए। नहीं सर।